काउंट के परिवार का कचरा। अध्याय 25। मानव सावधान सावधान, अगर आप ठोकर खाएंगे तो गिरकर मर जाएंगे। राउंड की झिड़कियां कईल के कानों तक नहीं पहुंची। कईल उन नष्ट अवशेषों की ओर चला गया जिनकी ओर बीकरॉक्स ने इशारा किया था। क्या हो रहा है? एक नजर देखना। बीकरॉक्स ने अवशेषों के नीचे एक अंधेरे क्षेत्र की ओर इशारा किया। केल ने नीचे देखा और एक बॉक्स देखा जो विस्फोट से कई स्थानों पर टूट गया था। उस समय केल ने 2 शब्द कहे और ऐसा अभिनय किया जैसे वह सदमे में हो। हे भगवान! केल के विस्मय सूचक शब्द पर बीकरॉक्स ने अपना सिर हिलाया। जैसा कि अपेक्षित था, युवा मास्टर अभिनय में अच्छे हैं। इसके बाद केल ने पीछे मुड़कर बीकरॉक्स की ओर देखा और पूछा, ये कितनी नीचे है? ऐसा लगता है कि यह तहखाने की 3री मंजिल से भी नीचे है। ये चोई हान की लाइन थी। वह जगह है। लेकिन बीकरॉक्स ने चोई हान को अपने बाएं हाथ से रोक दिया और जवाब दिया, ऐसा लगता है कि यह तहखाने की 3री मंजिल से भी नीचे है। उद्धरण चिन्ह ... वास्तव में सरसराहट सरसराहट। केल ने अपने पास आते कदमों की आवाज सुनी और गंभीर भाव से पूछा, क्या बेसमेंट में 4थी मंजिल भी थी? क्या उन्होंने नहीं कहा था कि मैजिक टॉवर में सिर्फ 3 बेसमेंट मंजिलें थीं? मुझे पता है ना, यही मैंने सुना है। केल ने पहली बार चोई हान को पूरी तरह से नजरअंदाज किया। उसने चोई हान की तरफ देखा तक नहीं, बल्कि अपनी तरफ मुड़कर उन लोगों से नजरें मिलाने लगा जो उसके पास आ रहे थे। जादूगरनी रोजलिन ने अपने चेहरे पर गंभीर भाव के साथ बोलना शुरू किया। युवा मास्टर निम, ईमानदारी से कहूं तो मैंने सुना है कि मैजिक टॉवर कुछ गुप्त शोध कर रहा था। वह चौंक गई और उसने अपने हाथों से अपना मुंह ढक लिया। उसने ऐसा अभिनय किया जैसे उसे नहीं पता कि क्या करना है और उसने केल के पीछे देखा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ ऐसा कह दिया हो जो केल के पीछे खड़े व्यक्ति को नहीं सुनना चाहिए था। अद्भुत! केल ने धीरे से पीछे मुड़ते हुए रोजलिन के अभिनय कौशल की सराहना की। उद्धरण चिन्ह ... चीफ हेरोल। हेरोल कोडियांग अपने चेहरे पर एक अजीब भाव के साथ रोजलिन की ओर देख रहा था। जब केल ने उसका नाम पुकारा तो उसने धीरे से अपनी नजर केल की ओर घुमाई। केल के बोलने पर हेरोल की आंखों में एक अनजानी सी जोश भरी नजर थी। कुछ अप्रत्याशित हुआ है, चीफ हेरोल। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? उद्धरण चिन्ह ... ऐसा ही लगता है। हेरोल शांत भाव से उत्तर देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह अपने दिल का लालच छिपा नहीं सका। क्या हो रहा है? तुम सब टूटे हुए मैजिक टॉवर के चारों ओर क्यों इकट्ठे हुए हो? टूनका और उसके अधीनस्थ जल्द ही आ गए। अन्य प्रमुख भी आ रहे थे। केल ने हेरोल के कंधे पर हाथ रखा और बोलना शुरू किया। टूनका। उद्धरण चिन्ह ... यह क्या है? टूनका घबराया हुआ लग रहा था। केल ने पहले कभी उसका नाम इतनी गंभीरता से और इतनी कोमलता से नहीं पुकारा था। ऐसा लगता है कि हमने मैजिक टॉवर का एक छिपा हुआ क्षेत्र खोज लिया है। इसके बारे में क्या ये पूरी तरह नष्ट नहीं हो गया है? उद्धरण ... तुम मूर्ख बेवकूफ हो। केल टूनका के सिर पर तमाचा मारना चाहता था, लेकिन अपने दल को आदेश देते समय वह खुद को रोक लिया। जाओ और पता लगाओ कि वहां नीचे क्या है। और हेरोल। हाँ, युवा मास्टर निम। केल ने हेरोल की ओर देखा और पूछा, मुझे यकीन है कि आप हमारी मदद करेंगे। बेशक मैं आपकी मदद करूंगा, युवा मास्टर निम। जैसे कि मुझे नहीं पता कि आप क्या सोच रहे हैं। केल हेरोल के लालची चेहरे पर हंसना चाहता था, लेकिन उसने अपने अभिनय पर ध्यान केंद्रित किया और उसके साथ अभिनय किया। ठीक है, जाओ। सभी ने गंभीर भाव से सिर हिलाया, मानो कुछ अप्रत्याशित हुआ हो। उस समय चोई हान, जो कईल के पास गया था, ने शांत भाव से बात की। चोई हान पहली बार ठीक से अभिनय कर रहा था। कईल निम, विस्फोट के बाद की स्थिति के कारण नीचे खतरा है। कृपया यहीं रुकें, हम नीचे जाकर देखेंगे। हाँ, मानव, तुम कमजोर हो, इसलिए छाया में जाकर बैठो। तुम दोनों इतनी स्पष्ट बात क्यों कह रहे हो? केल के पास इन बार बार दोहराए जाने वाले स्पष्ट बयानों के बारे में कहने के लिए कुछ नहीं था। वह ऐसी खतरनाक जगह पर क्यों जाएगा? इसलिए केल चुप रहा। वे सही कह रहे हैं। हमारे सैनिक और योद्धा उनके साथ जाएंगे, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, युवा मास्टर निम। क्या ऐसा है, चीफ? हेरोल। जी श्रीमान। हेरोल भी अंदर जाने के लिए उत्सुक लग रहा था। केल ने शांत भाव से अपना सिर हिलाया और हेरोल को चेतावनी दी। बेशक, वहां की हर चीज मेरी है। तुम्हें ये पता है? हेरोल मुस्कुराया। बिल्कुल, लेकिन अगर यह ऐसी चीज है जिसकी आपको जरूरत नहीं है तो क्या आप इसे नहीं बेचेंगे? जाहिर है। क्या आप उनका पीछा करना चाहते हैं ताकि मैं कुछ न छिपाऊं? ये निश्चित रूप से इसका एक हिस्सा है।
हेरोल ने अपने विचार नहीं छिपाए। उसे चिंता थी कि केल का समूह सामान छिपा रहा है, लेकिन वह उस भूमिगत प्रयोगशाला में सब कुछ देखने के लिए लालची भी था। मैं समझ गया हेरोल, मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच ऐसी झूठी बातें हों। तो आगे बढ़ो कमजोर इंसान, तुम फिर झूठ बोल रहे हो। तुम सच में इसमें माहिर हो। यही तुम्हारी प्रतिभा है। केल में झूठ बोलने की प्रतिभा थी। आपकी समझदारी के लिए धन्यवाद। मैं उनकी सहायता करने की पूरी कोशिश करूंगा। जरूर जरूर, बस चोट मत लगना। केल के अंतिम शब्दों को सुनकर बीकरॉक्स को अपनी नाक रोकनी पड़ी। रॉन ने अपने बेटे के कंधे पर थपथपाया और आधे नष्ट हो चुके तहखाने में चला गया। स्वाभाविक रूप से हेरोल और उसके अधीनस्थ उनके पीछे पीछे चले। केल धीरे धीरे उस स्थान से दूर चला गया और उन्हें देखने लगा। मानव, ये थोड़ा निराशाजनक है। राउन किस बारे में बात कर रहा होगा? हमने वहां बहुत सारे जाल बिछा दिए और कल रात उस जगह को नष्ट कर दिया। केल को याद आया कि उसने अभी अभी हेरोल से क्या कहा था। चोट मत लगना। केल को हंसना था। वह वही था जिसने राउन को जाल लगाने के लिए कहा था, साथ ही वह वही था जिसने रॉन को जाल के स्थान के बारे में बताया था ताकि हेरोल का समूह उनमें फंस जाए। क्या वे यह नहीं सोचेंगे कि यदि जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्हें थोड़ा कष्ट उठाना पड़े तो वह अधिक मूल्यवान होगी? मानव, तुम्हारे चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान है। और मुझे मेरा सोने का सिक्का दे दो। मैंने काम कर दिया। एक दुष्ट मुस्कान। केल ने अपनी उंगलियों से अपने होठों के कोनों को छुआ और जल्दी से अपनी मुस्कुराहट छुपा ली। टूनका। केल टूनका के पास पहुंचा जबकि हेरोल और चीफ चले गए थे। टूनका के दो अधीनस्थ, उसके दो सबसे भरोसेमंद अधीनस्थ, उसके पीछे खड़े थे। केल ने चुपचाप टूनका से एक प्रश्न पूछा। आपने महामहिम युवराज से कहा कि हम मित्र हैं। आहम। टूनका को इतना हैरान देखना दुर्लभ था। केल ने बात जारी रखने का यह मौका नहीं छोड़ा। मुझे लगता है कि हमें उस छिपी हुई मंजिल में जादूगरों के कुछ शोध दस्तावेज मिल जाएंगे। अगर कोई ऐसा दस्तावेज है जो आप सभी की मदद करेगा, तो मैं उसे आपको देने की योजना बना रहा हूं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या? केल ने गंभीरता से उत्तर दिया जबकि टूनका एक बेवकूफ की तरह खोया हुआ सा खड़ा रहा। और अगर यह ऐसा कुछ है जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, कुछ ऐसा जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है, इन शब्दों ने टूका के चेहरे पर गंभीरता ला दी। यहां तक कि एक मूर्ख व्यक्ति जो टूका की तरह नहीं सोचता था, वह भी जानता था कि जादूगरों के लिए ऐसा शोध करना उचित था जो उन्हें नुकसान पहुंचा सके। इस विचार से टूनका को चिंता होने लगी। हालांकि, तो फिर मैं निश्चित रूप से वह भी तुम्हें सौंप दूंगा। निश्चित रूप से शब्द टूनका के कान में गूंज उठा। उन्होंने याद किया कि कैसे केल ने उनके लिए एक जहाज ढूंढा था और जब वे पहली बार मिले थे तो अलविदा कहने आए थे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या आपको ऐसा कहना चाहिए? क्या आपको कम से कम इतनी कीमती चीज को न बेचने का नाटक नहीं करना चाहिए ताकि आप उसे ऊंचे दाम पर बेच सकें? केल हैरान दिख रहा था। टूनका, क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा व्यक्ति हूं? नहीं, आप ऐसे नहीं हैं। हाँ, केल हेनिट्यूज, ये व्यक्ति इतना छोटा नहीं था। टूनका की टिप्पणी सुनने के बाद केल ने बोलना जारी रखा। तुमने कहा था कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं। मेरा मानना है कि एक निष्पक्ष सौदा केवल दो लोगों के बीच ही शुरू हो सकता है जो एक ही स्तर पर हो। मुझे नहीं लगता कि तुम उस तरह के व्यक्ति हो जो मुझे धोखा देने की कोशिश करोगे। फिर केल ने मजाक में कहा, तुम उन जादूगरों की तरह कोई तुच्छ कमीना नहीं हो। टूनका मुस्कुराने लगा। उसके चेहरे से चिंता का भाव धीरे धीरे गायब हो गया और टूनका जोर जोर से हंसने लगा। तुम सही हो, वाकई, कहे, मैं ऐसा नहीं हूं। हा 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 हा। टूनका थोड़ी देर तक हंसता रहा। हालांकि उसकी नजर अभी भी केल पर ही थी। उसने पहले कभी ऐसा महान व्यक्ति नहीं देखा था। वह उन महान कमीनों से बिल्कुल अलग था जो विपर किंगडम के जादूगरों के लिए कुत्ते थे। किसी ने भी, सचमुच किसी ने भी उसे और उसके अधीनस्थों को प्रोत्साहित नहीं किया था। हालांकि अब उसे कोई ऐसा मिल गया था जो उसका उत्साहवर्धन कर रहा था। दोस्त। टूनका खुद रोआन राज्य के राजकुमार से यह शब्द कहने के बाद चौंक गया था। हालांकि अब उसे लगा कि यह अच्छी बात थी कि उसने वह शब्द इस्तेमाल किया। तुम सचमुच कमजोर लेकिन अच्छे इंसान हो। टूनका ने अपने जीवन में पहली बार किसी कमजोर व्यक्ति को स्वीकृति दी थी। ऐसी स्पष्ट बातें मत कहो। केल ने इसे स्पष्ट बात मानकर स्वीकार कर लिया, जैसा कि वह स्वयं सोच रहा था। अब हेरोल मुझे धोखा देने की कोशिश नहीं कर सकता। उन्होंने चुपके से एक बार फिर टूनका के साथ इसे पुष्ट किया। एक उचित सौदा। अच्छा लगता है। बिल्कुल, मैं कोई ठग नहीं हूं। क्या आप सब भी इससे सहमत नहीं हैं? टूनका के दो अधीनस्थों ने अपना सिर हिलाया। आप सही कह रहे हैं कमांडर इन चीफ निम। बिल्कुल, ये निष्पक्ष होना चाहिए।
केल ने जो कहा उसमें कुछ भी गलत नहीं था। समान स्तर के लोगों के लिए उचित व्यवहार ही सही है। यहाँ तक कि स्वयं केल भी यही मानते थे। यही कारण था कि उन्होंने बस बीक्रोक्स और उनकी टीम के शोध को वापस लाने और सतह पर वापस आने के बाद सभी के साथ परिणाम साझा करने का इंतजार किया। उन्हें तहखाने की चौथी मंजिल पर एक आधा नष्ट बक्सा मिला। बक्से के अंदर रखे दस्तावेजों का एक हिस्सा अभी भी बरकरार था, जिसमें 2 विषयों से संबंधित सामग्री थी। एक मन भंडारण उपकरण जो प्राचीन शक्तियों के सिद्धांतों का उपयोग करता था। जादू प्रतिरोध विकसित करने के कारण ये दोनों ही सुधारित विपर साम्राज्य को नुकसान पहुंचाने वाले जहर बन सकते हैं। मुझे यकीन है कि विपर किंगडम पक्ष इन दस्तावेजों का मूल्य किसी और से बेहतर जानता है। केल की टिप्पणी पर किसी ने प्रतिक्रिया नहीं दी। वे इस समय चीफ के टेंट में थे। टूनका, हेरोल और साथ ही अन्य चीफ सभी कईल के साथ इकट्ठे हुए थे। कईल का समूह उसके बगल में था, जैसे वे उसकी रक्षा कर रहे हों। उद्धरण चिन्ह ... हाँ, हम अच्छी तरह जानते हैं। केल ने अपनी हंसी रोक ली जब उसने देखा कि हेरोल ने कितनी धीमी प्रतिक्रिया दी। एक मन भंडारण उपकरण जो प्राचीन शक्तियों के सिद्धांतों का उपयोग करता था। हारोल एक बेचारा इंसान था जो जादू से नफरत करता था क्योंकि वह मैना को महसूस कर सकता था, लेकिन जादूगर नहीं बन सकता था क्योंकि वह मैना को स्टोर नहीं कर सकता था। हालांकि मैना स्टोरेज डिवाइस और उससे जुड़ी रिसर्च का एक हिस्सा अब उसके सामने था। कुछ ऐसा सामने आया था जो उसे जादू का प्रयोग करने का अवसर देता था। मुझे यकीन है कि वह इस पर अपना हाथ रखना चाहता है। केल ने अपने सामने पड़ी छोटी सी कपड़े की थैली को छुआ। और यह माना जाता है कि मन भंडारण डिवाइस है। केल की टिप्पणी सुनकर हेरोल की आंखें चमकने लगीं। तुम सही कह रहे हो इंसान। मैंने इसे उठाया है। 1 साल पहले कईल ने राउन को जो बीज दिया था वह मैना स्टोरेज डिवाइस था। हालांकि कईल के हाथ में जो चीज है वह बीज नहीं है। एक बार वह मैना स्टोरेज डिवाइस अंकुरित हो गया और फिर एक पौधा विकसित हुआ। उन्होंने बस एक पौधा लिया और उसमें से बीज निकाल लिया। बेशक इस बीज को भी संशोधित किया गया था। रोजलिन, क्या यह अभी उपयोग योग्य है? नहीं, यह अभी बीज के रूप में है, लेकिन यह उपयोग के लिए बहुत सूखा है। आप बीज और शोध दस्तावेजों का उपयोग करके एक नया उपकरण बना सकते हैं। हालांकि रोजलिन ने बात करना बंद कर दिया और हेरोल की ओर देखा। केल ने हेरोल की प्रतिक्रिया भी देखी। हेरोल इस बीज और शोध दस्तावेजों के लिए अपने लालच को छिपा नहीं सका, भले ही वे क्षतिग्रस्त हो गए हों। अगले विषय पर जाने से पहले केल ने इसकी पुष्टि की। जादू प्रतिरोध विकसित करने का कारण। ये भी एक जबरदस्त शोध है। इस बार टूनका और अन्य प्रमुखों की बारी थी। वे जादूगरों को हराने में सक्षम थे, इसका कारण उनके जादू प्रतिरोध से जुड़ा था। जादू प्रतिरोध विकसित करने के कारण के बारे में ये दस्तावेज कुछ ऐसा था जिसकी उन्हें जरूरत थी, साथ ही कुछ ऐसा भी था जिसे वे किसी और को नहीं दे सकते थे। केल ने टूनका की ओर देखा। टूनका ने उसे देखकर मुस्कुराया। केल ने मुंह फेर लिया और विपर किंगडम का पक्ष पूछा। खैर, ये शोध का केवल एक हिस्सा है, इसलिए यह शायद उतना महत्वपूर्ण नहीं है। मैं इसे बाहर फेंक सकता हूँ, है ना? मेज हिल गई। किसी ने चिंता में मेज को लात मार दी थी। बेशक मैं मजाक कर रहा था। किसी ने आह भरी। ये भले ही इसका एक हिस्सा हो, लेकिन ये बहुमूल्य जानकारी है। केल को याद आया कि रोजलिन और राउन ने उसके साथ पहले क्या चर्चा की थी। युवा मास्टर केल, इन फाइलों से ही चीजों को समझने में कम से कम 10 साल लग जाएंगे। हालांकि अगर प्रतिभाशाली जादूगर इस शोध का नेतृत्व कर रहे हैं तो ये सिर्फ 10 साल ही है। मानव, उस पर शोध करने के लिए आपको जादू को नियंत्रित करने में सक्षम होना चाहिए। केल ने उन शब्दों पर ध्यान केंद्रित किया। अनुसंधान जिसे पूरा करने के लिए जादूगरों की आवश्यकता थी। हेरोल अनुसंधान जारी रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। ऐसा करने के लिए उसे कुछ जादूगरों को किराए पर लेना होगा। रोजलिन ने कैले को यह बात सही ढंग से बताई थी। युवा मास्टर केल, हम शायद विपर किंगडम की कमजोरी को अपने हाथों में ले सकेंगे। मुझे पता था, कई बार आप और मैं एक ही बात सोचते हैं। विपर किंगडम का नेतृत्व, जो दावा करता था कि उनका लक्ष्य जादू से छुटकारा पाना है, जादू पर शोध करने के लिए जादूगरों का उपयोग कर रहा था। यदि विपर साम्राज्य ने ये दस्तावेज हासिल कर लिए तो ऐसा कुछ होना तय था, और केल को इसके बारे में कुछ सबूत जुटाने के लिए बस एक मुखबिर की जरूरत थी। रोसेलिन और केल उस जानकारी को अपने हाथों में लेने के बारे में सोचते हुए मुस्कुरा रहे थे, जबकि राउंड बॉक्स के अंदर देख रहा था और अपनी प्रतिक्रिया दे रहा था। ये तो टुकड़ों से अधिक कुछ नहीं है। वास्तविक बीज रोसेलिन की प्रयोगशाला में सुरक्षित था, जहां राउंड को जाना पसंद था। टूनका, हाँ, मैं ये दस्तावेज तुम्हें सौंप दूंगा। टूनका की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई।
डी, क्या तुम्हारा मतलब यह है? केल ने हेरोल की ओर देखा और अपना सिर हिलाया। बिल्कुल, केल ने अपने हाथ में लिए कपड़े के थैले से मेज पर थपथपाया। टैप टैप, सूखे बीज ने मेज पर गिरते ही एक धीमी सी आवाज की। विपर किंगडम के सभी खिलाड़ी हर थपकी पर चौंक गए। केल को इसकी कोई परवाह नहीं थी और वह जो कहना चाहता था वह कहता रहा। मैंने इस मैजिक टॉवर पर 10 बिलियन गैलन खर्च किए लेकिन इससे कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। अब जब मुझे कुछ मिल गया है तो मैं इससे तुम्हें बेचने की योजना बना रहा हूं। टूनका, इस स्थिति में तुम क्या करोगे? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं यथासंभव अधिक से अधिक मुआवजा पाने की कोशिश करूंगा। सही। चीफ हेरोल ने भौहें सिकुड़नी शुरू कर दी। अगर वह कईल को जानता था और अगर वह कईल की जगह पर होता तो वह जितना संभव हो सके उतना पैसा वापस लेने की कोशिश करता, खासकर तब जब मैजिक टॉवर अब गायब हो चुका है। लेकिन अभी हमारी वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे क्योंकि वे साम्राज्य के साथ युद्ध की तैयारी कर रहे थे। हालांकि हेरोल उन 2 दस्तावेजों को हासिल करना चाहती थी, चाहे कुछ भी हो। लेकिन हम उनसे लड़ भी नहीं सकते। कईल के पास काफी ताकत थी। अगर वे कईल से लड़ना शुरू करते तो साम्राज्य के खिलाफ उनका युद्ध टल जाता। युद्ध में और देरी करना सैनिकों के मनोबल के लिए अच्छा नहीं था। वह 10 अरब से अधिक पाने की कोशिश करेगा क्योंकि उसने मैजिक टॉवर 10 अरब में खरीदा था। अगर केल इसे बेचने की कोशिश करता तो साम्राज्य खुशी खुशी इसके लिए 10 बिलियन गैलन का भुगतान कर देता। हेरोल और टूनका दोनों इस तथ्य से अच्छी तरह वाकिफ थे। मैं यही सोच रहा हूं। केल ने अपना बायां हाथ खोला। आह! हेरोल ने गहरी सांस ली। 5 उंगलियां, 50 अरब गैलन। टूनका आश्चर्य से चिल्लाया। हेरोल तुरंत मुस्कुराने लगी। अब हम बातचीत कर सकते हैं क्योंकि हमें शुरुआती बिंदु पता है। आप हमेशा किसी सौदे की शुरुआत में जो चाहते थे उससे ज्यादा कीमत पर शुरू करते थे। हेरोल ठीक से बातचीत शुरू करने के लिए बोलने ही वाली थी लेकिन केल थोड़ा तेज था। 50 अरब नहीं, मुझे बस 5 अरब दे दो। माफ करें, हेरोल ने असमंजस से पूछा। क्या उन्होंने सचमुच 5 अरब कहा था? केल ने सौम्य और शुद्ध मुस्कान बिखेरी। उसकी गर्मजोशी भरी निगाहें कमरे में मौजूद नेताओं पर घूम रही थीं। हाँ, 5 अरब। वह पहले ही वास्तविक दस्तावेजों को काफी बड़ी रकम में युवराज को बेचने के लिए सहमत हो चुका था। ये बहुत अच्छा होगा यदि रोअन साम्राज्य के जादूगर विपर साम्राज्य को खा जाने में सफल हो जाए, जब वह साम्राज्य द्वारा कमजोर कर दिया गया हो। केल ने पिछले शीतकाल में युवराज के साथ हुई बातचीत को याद किया। केल, इसे उन बेचारे लोगों को 5 बिलियन में बेच दो। ऐसा नहीं है कि तुम ही थे जिन्होंने मैजिक टॉवर खरीदने के लिए 10 बिलियन गैलन का भुगतान किया था। मैंने इसे 10 अरब में बेचने की योजना बनाई थी, लेकिन मैं आपकी आज्ञा के अनुसार ही काम करूंगा, महाराज। अच्छा, क्या ये बहुत बढ़िया नहीं होगा यदि आप उनके हितैषी बन सकें? यही तो आप चाहते हैं, है ना? बिल्कुल, तुम बहुत बुरे कमीने हो। अल्बेरो ने हंसते हुए कईल को कोसा। कईल भी उसके साथ हंसा। विपर किंगडम वर्तमान में संघर्ष कर रहा है। मुझे लगता है कि यह आपकी वर्तमान स्थिति के लिए एक उचित सौदा है। तुम सच में, मैं कितना महान हूं। टूनका ठीक से बोल नहीं पा रहा था क्योंकि वह आंसू भरी आंखों से कईल की ओर देख रहा था। कईल को ये बात परेशान करने वाली लगी लेकिन उसने अपनी मुस्कान बनाए रखी। टूनका अंततः अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और चिल्लाने लगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। केल ने कभी किसी को 5 बिलियन गैलन की स्क्रैप खरीदने के बाद धन्यवाद देते नहीं देखा था। हालांकि केल ने स्वाभाविक रूप से जवाब दिया, जब तक तुम्हें पता है। हेरोल केल के शांत व्यवहार को समझ नहीं सका। जब तक तुम्हें पता है। ये केल के लिए एक महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त करने का मौका था। उसके पास 2 दस्तावेज थे जो विपर किंगडम को नुकसान पहुंचा सकते थे, लेकिन वह लालची नहीं होने वाला था। हेरोल को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। हालांकि उसके पास इस बात पर यकीन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने यह बात अपने कानों से सुनी थी। ये वही व्यक्ति है जिसने मैजिक टॉवर को 10 अरब में खरीदा और इसकी जांच भी नहीं की। केल ने कहा था कि जब उसने ये खरीदारी की थी तो वह मैजिक टॉवर की 20वीं मंजिल का मालिक बनना चाहता था। इसके बाद उसने किसी को भी जांच के लिए नहीं भेजा। हेरोल ने पिछले साल भर हर समय टॉवर पर नजर रखने के लिए किसी को रखा था ताकि अगर केल को कुछ मिल जाए तो वह उसे देख सके। हालांकि खरीदारी के बाद से केल ने मैजिक टॉवर के साथ वास्तव में कुछ नहीं किया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या तुम्हें पैसों का लालच नहीं है? हेरोल खुद को रोक नहीं सका और उसने पूछा। उसने देखा कि केल अपना सिर हिला रहा था। क्या आप जानते हैं कि हेनिट्यूस क्षेत्र में कितना पैसा है?
हमारे पास जितना पैसा है आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं हेनिट्यूस परिवार का पहला बेटा हूँ। सही। हेरोल इस बारे में भूल गया था। केल ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें 10 अरब गैलन पानी खर्च करने में कोई समस्या नहीं थी, मानो ये कुछ भी नहीं है। केल ने भ्रमित हेरोल को स्थिति स्वीकार करने का एक और कारण बताया। मैं जानता हूं कि मेरे हाथ में जो दस्तावेज हैं वे ऐसी फाइलें हैं जिन्हें महाद्वीप की कोई भी शक्ति प्राप्त करना चाहेगी। मैं उस तूफान के बीच में नहीं रहना चाहता जो इसके कारण पैदा हुआ है। हालांकि केल का वास्तव में यह मतलब नहीं था। वह जानता था कि तूफान का केंद्र सबसे शांत स्थान था। केल शांति चाहता था, भले ही हर कोई युद्ध में था। यही कारण था कि वह इसे विपर किंगडम और क्राउन प्रिंस दोनों को बेच रहा था। युवा मास्टर निम, आप कह रहे हैं कि आप खतरनाक स्थिति में नहीं पड़ना चाहते, इसलिए आप इसे अभी हमें बेच देंगे। बस इतना ही। हाँ, ये सही है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं शांतिप्रिय हूँ। ये कारण हेरोल के लिए स्वीकार्य था क्योंकि केल ही वह व्यक्ति था जो हेरोल की पहचान भी उजागर नहीं करना चाहता था। हेरोल ने केल से मुंह मोड़ लिया और तंबू के चारों ओर देखा। अन्य सरदारों के मन में अभी भी कुछ सवाल थे, लेकिन टूनका और योद्धाओं का पक्ष केल के प्रति भयभीत लग रहा था। यह ऐसी चीज है जिसकी मुझे वैसे भी जरूरत है। मानव भंडारण उपकरण बेहद आकर्षक था क्योंकि कहा जाता था कि यह प्राचीन शक्तियों की नकल करता है। हेरोल और विपर किंगडम के अन्य लोग प्राचीन शक्तियों को सबसे बड़ी शक्ति मानते थे। यह मुझे अच्छा लगता है। कमांडर टूनका निम, आप क्या सोचते हैं? टूनका ने हेरोल के सवाल का जवाब नहीं दिया और इसके बजाय अपना बड़ा हाथ कैल की ओर बढ़ाया। टूनका की गंभीर अभिव्यक्ति, जो उसकी सामान्य मूर्खतापूर्ण अभिव्यक्ति से बिल्कुल अलग थी, ने कैल को उसकी सच्ची भावनाओं को समझाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। केल खड़ा हुआ और टूनका से हाथ मिलाया। यदि आप आभारी हैं तो इस बारे में मत भूलिए। बिल्कुल, मैं आपकी दयालुता को नहीं भूलूंगा। टूनका को प्रतिनिधि बनाकर विपर किंगडम ने मैजिक टॉवर की गुप्त प्रयोगशाला में पाए गए दस्तावेजों को केल हेनिट्यूस से 5 अरब गैलन में खरीद लिया। अनुबंध शीघ्रता से तय हो गया क्योंकि विपर किंगडम ने इसे शीघ्रता से किया था। अनुबंध पर हस्ताक्षर होने के बाद केल अपने तंबू में लौट आया। तुम यहाँ मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? केल ने चोई हान की ओर देखा जो उसके पीछे उसके तंबू में आ रहा था। चोई हान के हाथ में 5 बिलियन गैलन का कॉन्ट्रैक्ट और एक नोट था। केल निम, क्या? केल ने अपनी शर्ट का ऊपरी बटन खोल दिया जिससे उसे सुबह से ही घुटन हो रही थी और उसने चोई हान पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तुम सचमुच अद्भुत हो, केल निम। हम, इसी कारण वह हैरान था। केल निम, आपकी योग्यताएं शीर्ष स्तर की हैं। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की रणनीति में कोई और इतना प्रतिभाशाली है। मैं इस पहलू में बहुत खराब हूँ। क्या आप घोटाला कहना चाह रहे थे? केल ने याद किया कि चोई हान का अभिनय कितना भयानक था। हालांकि मुझे लगता है कि अगली बार जब हम किसी व्यक्ति से मिलने की योजना बना रहे हों तो उसके साथ यथासंभव सावधान रहना सबसे अच्छा होगा। केल को अंततः समझ में आ गया कि चोई हान क्यों उसके पीछे उसके तंबू तक आया था। जिस व्यक्ति से वे अगली बार मिलने की योजना बना रहे थे वह गोल्ड ड्रैगन था। केल निम, तुम हमेशा 2 कदम आगे की सोचकर आगे बढ़ सकती हो, लेकिन ड्रैगन बहुत मजबूत है। ये संभव है कि राउन और मैं दोनों ही काफी न हो। उसे लगता है कि मैं काफी नहीं हूं। मैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत हूं जितना वो सोचता है। राउन के प्रत्युत्तर ने केल के मन को भर दिया, लेकिन केल एक बार के लिए चोई हान से सहमत हो गया। चोई हान चुपचाप वहां खड़ा होकर केल को देख रहा था। हाँ, चोई हान, तुम सही हो। केल को उससे सहमत देखकर चोई हान के चेहरे पर थोड़ी चमक आ गई। केल को इसकी परवाह नहीं थी। वह गोल्ड ड्रैगन से इस मुलाकात के बारे में पहले ही कई बार सोच चुका था। इस बैठक की प्राथमिकताओं के संदर्भ में सुरक्षा पहले, सुरक्षा दूसरे और सुरक्षा तीसरे स्थान पर थी। यह सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका था कि उसकी मृत्यु न हो। चोई हान, इस बार मैं आगे का काम तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। तुम क्या सोचते हो? चोई हान ने जोर से अपना सिर हिलाया। यही तो वह चाहता था। वह केल को सामने से बचाने के लिए सबसे उपयुक्त था। हाँ, कृपया इसे मुझ पर छोड़ दें। मैं केल निम और बाकी सभी की रक्षा करूंगा। मैं इसके लिए अपनी सारी ताकत लगा दूंगा। इस तरह की प्रतिक्रिया केल सुनना चाहता था। अगर चोई हान ऐसा ही होने वाला था तो इस गोल्ड ड्रैगन से बात करने की कोशिश करना उचित था। चोई हान ने अब तक कभी भी लड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। राउन के लिए भी यही स्थिति थी। मैं यहाँ हूँ, कमजोर इंसान। कोई दूसरा ड्रैगन भी मेरी बराबरी नहीं कर सकता। केल ने स्वाभाविक रूप से राउन की बात को नजरअंदाज कर दिया। फिर मैं कल निकलने की तैयारी करूंगा। अच्छा, काम पूरा होने के बाद आराम करना न भूलें।
हाँ, केल निम चोई हान के टेंट से बाहर निकलते ही कईल को शांति महसूस हुई। हालांकि वह अकेला नहीं था। कईल ने अपनी जेब से एक सोने का सिक्का निकाला और उसे हवा में फेंक दिया। यहाँ राउंड हवा में प्रकट हुआ और उसने अपने अगले 2 पंजों से सावधानीपूर्वक सोने का सिक्का पकड़ लिया। यह एक सोने का सिक्का है। ये मैजिक टॉवर को नष्ट करने में राउंड की भूमिका के लिए इनाम था। हालांकि 10 चांदी के सिक्के और एक सोने के सिक्के का मूल्य समान था, राउंड इस सोने के सिक्के पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। केल ने धीरे से राउंड के गोल सिर को सहलाया। क्या ये बढ़िया नहीं है? ये बहुत बढ़िया है, मानव। अद्भुत, धन्यवाद। मैं और भी अधिक मेहनत करूंगा। अच्छा, फिर उसने सावधानी से राउंड से फुसफुसाना शुरू किया। हालांकि उसने राउंड को एक सोने का सिक्का देने का वादा किया था। ऑन और हॉन्ग, वह कहना चाहता था कि ऑन और हॉन्ग को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। वह चाहता था कि राउंड इसे गुप्त रखे। हालांकि उसने तंबू के प्रवेश द्वार पर कुछ अजीब चीखें सुनी। म्याऊ, हे म्याऊ, म्याऊ के साथ साथ हंसी भी थी। केल को 2 बिल्ली के बच्चे बिना खटखटाए ही उसके तंबू में रेंगते हुए दिखाई दिए। बेशक वे ऑन और हॉन्ग थे। तुम बहुत चालाक कमीने हो। उनकी चमकती आंखें देखकर केल ने बोलना जारी रखा। यहाँ ठीक है। कमरे में 2 सोने के सिक्के उड़कर आए और उन तथा हॉन्ग ने पहले से भी अधिक फुर्ती दिखाते हुए उन्हें हवा में ही पकड़ लिया। केल ने देखा कि ऑन, हॉन्ग और राउंड बिस्तर पर लेटने से पहले अपने सोने के सिक्के पकड़े हुए हंस रहे थे। उद्धरण ... मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि यह कोई पागल ड्रैगन न हो। केल को उम्मीद थी कि जिस गोल्ड ड्रैगन से वे मिलने जा रहे थे वह सामान्य था। जब वह सो रहा था तो 3 बच्चे औसतन 8 साल की उम्र में पहरा दे रहे थे। ये बच्चे ज्यादातर औसत नाइट ब्रिगेड से ज्यादा ताकतवर थे। अगली सुबह, हालांकि सुबह का समय था, टूनका और दूसरे सरदार कईल को अलविदा कहने के लिए बाहर आए। कईल ने पहले कभी टूनका के चेहरे पर ऐसा भाव नहीं देखा था। टूनका ने बोलना शुरू किया तो वह शर्मिंदा दिख रहा था। आप थोड़ी देर के लिए घूमने जा रहे हैं? हाँ, मैंने चीफ हेरोल्ड को अपना कार्यक्रम बता दिया है, इसलिए आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैं आपकी पीठ में छुरा घोंप दूंगा। मैं चिंता नहीं करूंगा, केल, मुझे तुम पर भरोसा है। टूनका को इस तरह धीरे से अपना नाम पुकारते हुए सुनकर केल को घिन आने लगी। टूनका के लगातार बोलते रहने से यह और भी बुरा लगने लगा। जब तक तुम विपर किंगडम में हो, तुम आराम से रह सकते हो। और अगर कभी तुम मुसीबत में पड़ो तो मुझे बताना मत भूलना। केल को पागल टूनका के साथ कोई समस्या नहीं थी, लेकिन इस बेहद अच्छे टूनका के कारण केल को असहज महसूस हुआ। धन्यवाद, मैं इसे ध्यान में रखूंगा। मैं साम्राज्य के खिलाफ आपकी जीत की कामना करता हूँ। बिल्कुल, टूनका को सिर हिलाते हुए देखकर केल ने सोचना शुरू किया, मानो ये पहले से तय निष्कर्ष था। विपर किंगडम के पास इस युद्ध को जीतने का कोई मौका नहीं है। हालांकि केल की राय के विपरीत महाद्वीप के चारों ओर की ताकतों की राय अलग थी। उन्होंने इसे साम्राज्य के बीच युद्ध के रूप में देखा जो चर्च ऑफ द सन के विनाश के बाद अराजकता में था, और विपर किंगडम जो एक घनिष्ठ रूप से संगठित समूह था जो आक्रमण में माहिर था। कई लोग सोच रहे थे कि युद्ध के परिणामों को निर्धारित करना मुश्किल था। ऐसा इसलिए था क्योंकि विपर किंगडम का लक्ष्य साम्राज्य पर कब्जा करना नहीं था। वे सिर्फ साम्राज्य के कुछ महलों पर कब्जा करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। इसके अलावा ये तर्कसंगत लग रहा था कि विपर किंगडम साम्राज्य के पीछे जाएगा। कीमिया के विकास के साथ साम्राज्य का जादू से ज्यादातर दूसरे राज्यों की तुलना में ज्यादा मजबूत संबंध था। लेकिन यह वह साम्राज्य है जिसके खिलाफ वे लड़ रहे हैं। केल ने तय किया कि साम्राज्य युद्ध जीतेगा क्योंकि उसने टूनका से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। टूनका को लगा कि यह अलविदा हाथ मिलाना है और इसलिए उसने तुरंत हाथ मिलाना शुरू कर दिया। हालांकि केल ने एक कदम आगे बढ़कर टूनका के कान में फुसफुसाया, कीमिया जादू से ज्यादा चालाक है। जादू प्रतिरोध से अपने योद्धाओं की रक्षा करें। टूनका के कंधे फड़क उठे। केल ने उन लोगों की तरफ मुस्कुराया जो सोच रहे थे कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं और कुछ और भी कहा, मुझे यकीन है कि साम्राज्य की सेना में एक जासूस है। हालांकि आपने शायद पहले ही जांच कर ली होगी। अगर आपको वह नहीं मिला तो फिर से देखें। अपने नजदीकी लोगों से शुरुआत करें। यह शाही राजकुमार का सामान्य तरीका है। सुनिश्चित करें कि आप जासूस को ढूंढ लें। केल टूनका से दूर चला गया और टूनका की आंखों में देखते हुए उसने अगला भाग कहा, मार डालो। टूनका की पुतलियां कांपने लगीं। केल ने टूनका का हाथ छोड़ा और धीरे से पूछा, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? उद्धरण ... मुझे आप पर विश्वास है। केल टूनका के जवाब से संतुष्ट था।
साम्राज्य जीत जाएगा। हालांकि केल को उम्मीद थी कि विपर साम्राज्य यथासंभव लंबे समय तक टिकेगा और साम्राज्य को परेशान करेगा। इससे रोआन साम्राज्य को मजबूत होने और ब्रेक साम्राज्य के साथ अपने गठबंधन को विकसित करने का समय मिलेगा। हमें उत्तरी क्षेत्र पर आक्रमण से पहले तैयारी करनी होगी। जिस क्षण उत्तरी गठबंधन ने अपना कदम बढ़ाना शुरू किया, अलबरू ने रोआन साम्राज्य पर नियंत्रण कर लिया और उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो फिर सुरक्षित यात्रा करें। अगली बार मिलते हैं। केल ने मुस्कुराते हुए टूनका को जवाब दिया। अगली बार मेरे लिए आपसे दोबारा मिलने का कोई कारण नहीं है। केल गाड़ी के पास गया और पेंड्रिक को, जो अपना हुड नीचे करके खड़ा था, आदेश बताया। चल दर, अब गोल्ड ड्रैगन के ठिकाने की ओर जाने का समय आ गया था, जो एक प्राचीन ड्रैगन है जो काफी समय से वहां रह रहा है। केल ने अपना कॉलर पकड़ लिया। यहाँ ठंड थी, हालांकि गर्मी का मौसम था नहीं, जैसा कि उसके जूतों के नीचे जमी बर्फ से पता चलता था, ये जगह ठंडी थी। केल ने लॉक से पूछा कि उसके सामने कौन था। लॉक, क्या तुम पहले यहाँ नहीं आए? हाँ सर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह यहाँ होगा। खांसी। केल खांसने लगा और नाक बहने लगी। उसकी नाक बह रही थी। रोजलिन ने हंसते हुए उसे एक रुमाल दिया और केल ने उससे अपनी नाक ढक ली। पेंड्रिक, क्या ये वह जगह है? हाँ, यही है। केल को उम्मीद नहीं थी कि यह यहाँ होगा। केल ने उस हार के बारे में सोचा जो उसके पहने हुए कपड़ों के नीचे था। ये अवशोषित हार था, वह हार जो आपको किसी भी आत्मीयता की शक्ति को अपने अंदर संग्रहित करने की अनुमति देता था। उन्होंने इस हार को खोजने के लिए लॉक को माउंट यलिया भेजा था। केल को याद आया कि किस प्रकार लॉक ने हार वापस लाया था और किस प्रकार उसने जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए उस शक्ति का प्रयोग किया था। केल बर्फीली चोटी पर खड़ा होकर नीचे देखने लगा। माउंट यलिया पूरे महाद्वीप में सबसे खतरनाक पर्वतों में से एक माना जाता था। किसको पता था कि यहाँ ड्रैगन का अड्डा होगा? गोल्ड ड्रैगन उस स्थान पर रहता था जहाँ लॉक ने हार लिया था। पेंड्रिक, अब हमें क्या करना होगा? वे शिखर पर थे लेकिन खो नहीं देख पाए। पेंड्रिक ने ऐसे चेहरे से बात की जिससे ऐसा लग रहा था कि वह बेहद उत्साहित है, लेकिन साथ ही बेहद कमजोर भी है और किसी भी पल गिर सकता है। हमें बस इंतजार करना होगा। उद्धरण चिन्ह ... कितनी देर? जब तक ड्रैगन निम हमें देखना नहीं चाहेगा। उद्धरण चिन्ह ... क्या हम बस इस बर्फीली ठंड में इंतजार करेंगे? केल ने चारों ओर देखा तो सभी फर में लिपटे हुए थे। बीकरऑक्स पेंड्रिक की ओर क्रूर नजर से देख रहा था। उसकी नजरें पूछ रही थी कि ऐसा बकवास जवाब कैसे हो सकता है। बीकरऑक्स को ठंड पसंद नहीं थी। उस समय पेंड्रिक ने सावधानीपूर्वक केल से पूछा, लेकिन युवा मास्टर निम, मैं ड्रैगन निम से कब मिल पाऊंगा? जब आप उसे स्थान बताएंगे तो क्या वह टेलीपोर्ट हो जाएगा? केल मुस्कुराने लगा। नहीं, तो फिर वह यहाँ कैसे आएगा? एल्फ, मैं तुम्हारे ठीक पीछे हूँ। लेकिन यह इतना महान ड्रैगन हमारा स्वागत करने क्यों नहीं आया? राउन की क्रूर आवाज केल के दिमाग में गूंज उठी। केल राउन के शब्दों को पेंड्रिक को शब्दशः दोहराना चाहता था। पेंड्रिक, हाँ, तुम्हारे पीछे हम। लेकिन उसी क्षण पहाड़ हिलने लगा। अच्छा, बेशक उसे हमारा स्वागत करने आना चाहिए। महान और शक्तिशाली राउन मेरू यहाँ है। केल ने राउन की विजयी आवाज सुनी जब उसने तुरंत आगे बढ़कर चोई हान के कंधे को पकड़ लिया। बूम बूम, चोटी पर जमी बर्फ हवा में उछल गई। नहीं, बल्कि सटीक रूप से कहें तो चोटी का सिरा ऊपर की ओर उछल गया। हर कोई मुश्किल से अपना संतुलन बनाए रखने में कामयाब रहा और चोटी के केंद्र की ओर देखने लगा। केल भी यही कर रहा था। ओह, हम अंततः ड्रैगन निम से मिल सकते हैं। पेंड्रिक ने अपने हाथ आपस में जोड़े और पागल हो गया। वह वास्तव में उन समर्पित विश्वासियों में से एक लग रहा था। केल जल्दी से चोई हान के पीछे खड़ा हो गया और रोजलिन और अन्य लोगों को उसके बगल में और उसके पीछे खड़े होने का इशारा किया। अगर ड्रैगन ने सांस का हमला किया तो बुरा होगा। गोल्ड ड्रैगन सांस से हमला कर सकता था क्योंकि वह एक वयस्क ड्रैगन था। जब सभी लोग उसे घेर लिए तो केल को राहत महसूस हुई। बूम, ऊपर की ओर उठी चोटी अचानक हवा में रुक गई और एक बड़ी गुफा दिखाई दी। केल ने देखा कि जहां वे थे उसके अलावा हर दूसरी दिशा में पहाड़ से नीचे की ओर हिमस्खलन हो रहा था। यह उसी क्षण हुआ। बर्फबारी बंद हो गई थी। पूरे पर्वत शिखर को ढकने वाली बर्फ अचानक आसमान से गिरना बंद हो गई। क्या यह ड्रैगन ही था जो बर्फ गिरा रहा था? ऐसा बच्चा कैसे हो सकता है? क्या राउन भी ऐसा कर सकता है? केल को आश्चर्य हुआ कि क्या अब तक उसने राउन की उपयोगिता को कम करके आंका था, लेकिन वह इसके बारे में और अधिक नहीं सोच सका क्योंकि उसने किसी को अपनी ओर आते हुए सुना। क्लिक क्लिक,
जैसे जैसे पदचिह्न करीब आते गए, केल का समूह अपनी सांस रोके हुए था। क्लिक क्लिक, गुफा से लयबद्ध कदमों की आवाज आ रही थी। केल को दिख रहा था कि एक बुढ़िया गुफा से बाहर आ रही है, और अंततः व्यक्ति अंधकार से निकलकर प्रकाश में आ गया। यह एक एल्फ था जिसके सुनहरे बाल थे। यह एल्फ इतना सुंदर था कि वेल भी इसकी तुलना में बदसूरत लग रही थी। केल ने देखा कि एल्फ मुस्कुराने लगा है। ओह है, प्लॉप! पेनड्रिक घुटनों के बल बैठ गया। इससे केल को वह पुष्टि मिल गई जिसकी उसे आवश्यकता थी। यह गोल्ड ड्रैगन था। यह पागल ड्रैगन जाति का सदस्य था। यह उसी क्षण हुआ। मैं पहले। राउंड की अचानक चीख सुनकर केल चौंक गया। हॉन्फना! पेनड्रिक आश्चर्य से हॉन्फ उठा। एक छोटा सा काला धब्बा उसके पास से गुजरा। पेनड्रिक हैरान होकर उस काले धब्बे की ओर चिल्लाया, ब्लैक ड्रैगन निम! बेशक वह काला धब्बा राउंड था। केल ने आह भरी और देखा कि राउंड गोरी एल्फ की ओर उड़ रहा है। केल को उसे रोकने का कोई मौका नहीं दिया। छोटा काला ड्रैगन तुरंत गोरी एल्फ के सामने आ गया। सुनहरे बालों वाली एल्फ ने आश्चर्य से गहरी सांस ली और अजीब भाव से राउंड की ओर देखा। राउंड ने गोल्ड ड्रैगन के सामने अपने पंख फैला दिए, जो एक एल्फ की तरह दिख रहा था, और आत्मविश्वास से बोलना शुरू कर दिया। आपसे मिलकर अच्छा लगा। राउंड उत्साहित लग रहा था। गोरी एल्फ का चेहरा और भी अजीब हो गया। हालांकि राउंड नहीं रुका। मैं महान और शक्तिशाली राउंड में हूं। आप कौन हैं? राउंड की गोल आंखें गोरी एल्फ को देखते हुए उत्सुकता से भरी हुई लग रही थीं। कुछ देर की खामोशी के बाद गोरी एल्फ ने आखिरकार बोलना शुरू किया। क्या बकवास है? क्या तुम सच में ड्रैगन हो? एक ड्रैगन है जो दूसरे ड्रैगन से कहेगा, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। गोल्ड ड्रैगन ये पूछ रहा था कि ऐसा विचित्र अस्तित्व कैसे हो सकता है। केल को इसकी उम्मीद थी। यह एक वास्तविक ड्रैगन जाति थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि यह स्वार्थी और अहंकारी है। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि ऐसे स्वार्थी प्राणी एक दूसरे को खुशी से बधाई दे सकें। इसकी अधिक संभावना थी कि वे ये कहते हुए एक दूसरे से झगड़ने लगे कि वे सर्वश्रेष्ठ हैं। केल ने चोई हान की पीठ पर धक्का मारा। चोई हान ने तुरंत अपना हाथ अपनी तलवार के हैंडल पर रख दिया। वह तैयारी कर रहा था ताकि यदि गोल्ड ड्रैगन हंगामा मचाने लगे तो वह उसे संभाल सके। हालांकि केल की घबराहट के विपरीत राउंड शांत था। मैं वास्तव में एक ड्रैगन हूं। राउंड की प्रतिक्रिया सुनने के बाद गोरी एल्फ का हाव भाव और भी अजीब हो गया। ये कहना कि दूसरा ड्रैगन ड्रैगन नहीं है काफी हद तक लड़ाई को आमंत्रित करने जैसा था, लेकिन इस युवा ड्रैगन ने प्रसन्नतापूर्वक जवाब दिया। उद्धरण चिन्ह ... हाँ, आप एक ड्रैगन हैं। गोरी ड्रैगन के मुंह से एक कमजोर जवाब निकला। राउंड ने अपना सिर हिलाया। हाँ, और आप भी ड्रैगन हैं। इसलिए आपसे मिलकर अच्छा लगा। क्या आपको ये भी नहीं पता कि लोगों का अभिवादन कैसे किया जाता है? उद्धरण चिन्ह ... आप मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या मैं लोगों का अभिवादन करना जानता हूं? ड्रैगन एक दूसरे को नमस्ते नहीं कहते। वे एक दूसरे से मिलने पर व्यंग्यात्मक टिप्पणियां कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरे को नमस्ते कहते हैं। इस सुनहरे बालों वाले एल्फ को अपने लंबे जीवन में पहली बार ऐसा कुछ अनुभव करने के बाद कमजोरी महसूस हुई। राउंड ने अपना अगला पंजा सुंदर गोरी एल्फ की ओर बढ़ाया। राउंड का पंजा देखकर एल्फ ने बोलना शुरू कर दिया। क्या आप मुझसे हाथ मिलाने के लिए कह रहे हैं? हाँ, वाह, मैंने अपने लगभग 1000 साल के जीवन में ऐसा अनुभव कभी नहीं किया। वाह, अविश्वसनीय, क्या बकवास है। गोल्ड ड्रैगन ने आहें भरते हुए राउंड के पंजे को देखा और उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। कुछ सेकंड तक उसे घूरने के बाद गोल्ड ड्रैगन ने राउंड के पंजे को हिलाए बिना एक गंभीर भाव के साथ पूछा, अरे, क्या तुम्हारी आईक्यू सचमुच कम है? राउंड के फड़फड़ाते पंख अचानक बंद हो गए। कोचना! केल ने चोई हान की पीठ पर और भी जोर से धक्का मारा। ऐसा लग रहा था कि वे किसी भी समय लड़ाई शुरू कर सकते हैं। खनक! चोई हान की तलवार म्यान से थोड़ी बाहर आ गई। उसी समय गोरी एल्फ की नजर चोई हान की ओर मुड़ गई। कम से कम केल को लगा कि यह चोई हान पर लक्षित था, लेकिन बात वो नहीं थी। वह मेरी तरफ क्यों देख रहा है? ड्रैगन की नजर चोई हान पर नहीं, बल्कि केल पर थी, जो चोई हान की पीठ से थोड़ा ऊपर अपना सिर उठाए हुए था। केल ने ड्रैगन से नजरें मिलाईं। गोरा एल्फ मुस्कुराने लगा। उसे एक ऐसे पेशे की आभा महसूस हुई जो बहुत समय पहले गायब हो चुका था। यह महान और शक्तिशाली ड्रैगन का एकमात्र दुश्मन था। यह एक ऐसा आभा मंडल था जिसे उन्हें केवल उस परिवार के बच्चों से ही महसूस करना चाहिए था जो इस पेशे की वंशावली को आगे बढ़ाता था। ऐसा कोई भी जीवित व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो इस आभा या इस शक्ति के बारे में जानता हो। ड्रैगन के चेहरे से वह पुरानी खुशबू उड़ी।
उस पल सुनहरे बालों वाली एल्फ की पुतलियां धुंधली हो गईं। उसकी सरीसृप पुतलियां सुनहरी हो गईं और केल को तुरंत ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके चारों ओर ओले बरस रहे हों। क्या ये ड्रैगन का डर है? ड्रैगन फियर के बारे में कहा जाता है कि यह सभी जीवों में डर पैदा करता है। हालांकि केल ने शुरू में यही सोचा था, लेकिन ये थोड़ा अलग था। उसे कोई डर महसूस नहीं हुआ। हालांकि ड्रैगन फियर के बारे में सोचते ही उसका शरीर प्रतिक्रिया करने लगा। धमाका! केल को महसूस हो रहा था कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। फिर प्रभावशाली आभा, वह प्राचीन शक्ति जिसे केल ने काले दलदल के भीतर ड्रैगन कंकाल में पाया था, हृदय की जीवन शक्ति के साथ मिलकर काम किया और बाहर निकल गई। केल घबरा गया। उसे लगा कि उसके चारों ओर ओले गिर रहे हैं, लेकिन अचानक वह गर्म हवा में बदल गया जिसने उसके शरीर को घेर लिया। उसका शरीर जो ठंड से कांप रहा था और उसकी बहती नाक, सब कुछ तुरंत बंद हो गया। उद्धरण ये थमल जादू है, ड्रैगन डर नहीं। केल को आश्चर्य हुआ कि वह शक्ति पहले कहां से आई थी। एक ड्रैगन ने कुछ अच्छा किया। इस अविश्वसनीय दृश्य को देखकर केल सतर्क रहा और उसका प्रभावशाली आभामंडल बढ़ता ही गया। उस समय चुई हान ने एक गहरी सांस ली और पीछे मुड़ गया। उसने देखा कि केल सीधा खड़ा था और ड्रैगन से नजरें मिला रहा था। केल अत्यंत शांत और संयमित लग रहा था, मानो वह पहले कभी काम ही नहीं रहा था। मुझे पता था, ये वही कैले निम है जिसे मैं जानता हूँ। चोई हान के दृष्टिकोण से केल एक ऐसा व्यक्ति था जो हमेशा काय होने का दिखावा करता था, लेकिन हमेशा आत्मविश्वास के साथ हर चीज का सामना करता था। चोई हान एक बार फिर कैल के व्यवहार से चकित था। किसी व्यक्ति का प्रभाव निश्चित रूप से सिर्फ उसकी ताकत से नहीं आता। उस समय केल की आंखों पर एक काला और गोल धब्बा दिखाई दिया। ये राउन था। अरे गोल्डी! केल को एक क्षण के लिए आश्चर्य हुआ कि क्या उसने राउन की बात सही सुनी है। क्या गोल्डी, तुम हमारे कमजोर इंसान को ऐसे नहीं घूर सकते। तुम्हें पता है वह कितना काया है। फिर राउन ने केल के मन में बोलना जारी रखा। मानव, अभी तुम मेरे अगले पंजे जितने मजबूत दिख रहे हो, लेकिन डरने या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। इसके बाद राउन आगे बढ़े। वहां गोल्डी ने तुम्हें घूर कर देखा, इसलिए मैंने उससे लड़ने पर विचार किया, लेकिन वह एक सभ्य आदमी लगता है क्योंकि उसने तुम पर थमल जादू का इस्तेमाल किया है। गोल्ड ड्रैगन, जिसने ये सब कुछ नहीं सुना था, पूर्ण अविश्वास के साथ राउन की ओर देखने लगा। वह वाकई कमजोर है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या तुमने अभी अभी एक इंसान के बारे में हमारा कहा? क्या तुम सच में मूर्ख हो? केल ने देखा कि राउन के पंख एक बार फिर रुक गए। राउन ने फिर गोल्ड ड्रैगन की ओर देखा। गोल्ड ड्रैगन ने राउन को पहले ही 2 बार बेवकूफ कहा था। क्या वे लड़ाई शुरू कर देंगे? केल को ठंड महसूस हुई, भले ही उसके चारों ओर तापीय जादू था। उसी समय राउन ने अपना प्रतिवाद शुरू कर दिया। मेरी आईक्यू कम नहीं है, बस मेरी सामाजिकता बहुत अच्छी है। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं, तुम सामाजिक रूप से अजीब गोल्डन ड्रैगन हो जो हाथ मिलाना भी नहीं जानते। गोल्डन ड्रैगन, मुझे लगता है कि वह सुनहरे रंग का ड्रैगन है। केल को पता था कि राउन बिना प्रयास किए बहस हारने वाला व्यक्ति नहीं था। केल को एक अजीब सा गर्व महसूस हुआ। राउन को एक मजबूत छोटे लड़के के रूप में बड़ा करने से लाभ हुआ। जब केल इस बारे में सोच रहा था तो उसे पेनरिक की आवाज सुनाई दी। हे भगवान, 2 ड्रैगन निम्स बिना किसी लड़ाई के शांति से बात कर रहे हैं। यह ऐसी चीज है जिसे मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मेरे साथ ऐसा सौभाग्य होगा। मैंने हमेशा खुद को एक शापित एल्फ के रूप में सोचा है क्योंकि मैं एलिमेंटल्स को नहीं देख सकता। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं 2 ड्रैगन निम्स प्राकृतिक दुनिया के सितारों को देख पा रहा हूँ। एल्फ हीलर पेनरिक घुटनों के बल बैठ गया और अपने हाथ जोड़ लिए। केल ने एल्फ को सफेद बर्फ पर घुटनों के बल बैठे देखा और निष्कर्ष पर पहुंचते हुए खुद से कुछ बुदबुदाया। ये भी सामान्य नहीं है। उसके आसपास के सभी जीव जंतुओं में कुछ न कुछ अजीब था। केल को लगा कि यह एक ऐसा वातावरण है जहां उसके जैसे सामान्य व्यक्ति के लिए जीवित रहना वाकई मुश्किल है। केल धीरे धीरे पेनरिक से एक कदम दूर चला गया। उसकी बदौलत वह एक बार फिर गोल्ड ड्रैगन को देख सकता था, जो अभी भी सुनहरे रंग के एल्फ रूप में था, जिसे राउन ने ढक रखा था। ड्रैगन अविश्वास से भरा हुआ लग रहा था। राउन ने ड्रैगन के अविश्वास भरे चेहरे को देखते हुए पूरे आत्मविश्वास से चिल्लाया, क्या मेरी महानता ने तुम्हें चौंका दिया, गोल्डन ड्रैगन? सुनहरे बालों वाले एल्फ ने एक शांत भाव के साथ अपना सिर हिलाने से पहले एक आसी हंसी निकाली। हाँ, मैं तुम्हारी वजह से बहुत हैरान था, खांसी। उद्धरण क्या? केल घबरा गया। सुनहरे बालों वाले एल्फ ने अचानक अपना मुंह ढक लिया और खांसने लगा।
उसकी उंगलियों के बीच से तरल पदार्थ बाहर निकलने लगा। राउंड की चौंकी हुई आवाज तुरंत बाहर निकल गई। डब्ल्यू, क्या गड़बड़ है? गोल्डन ड्रैगन, खून, खून मत खांसना। एक ड्रैगन खून खांस रहा था। टपक टपक, रक्त की बूंदें गोरी एल्फ के हाथ से होकर नीचे गिरी और सफेद बर्फ को लाल रंग देने लगी। लाल खून को देखकर केल चिंतित हो गया। क्या ये कोई गंभीर बात नहीं है? खांसी, उफ, खांसी। गोरा एल्फ बहुत खांस रहा था, इसलिए वह आगे की ओर झुक गया। राउंड ने उड़कर एल्फ को सहारा दिया क्योंकि वह लगातार खून खांस रहा था। हा हा हा, गोल्डन ड्रैगन, मत हंसो। गोरी एल्फ राउंड को देखकर हंसने लगी। गोल्ड ड्रैगन खांसते हुए भी बोलता रहा। एक ड्रैगन दूसरे ड्रैगन के बारे में चिंता कर रहा है। खांसी, बकवास बंद करो। गोल्डी, सुनहरे बालों वाली एल्फ की सुनहरी पुतलियां एक पल के लिए चमक उठीं। उस सुनहरी रोशनी ने केल का ध्यान खींचा, भले ही वह थोड़ी दूरी पर था। उस पल पेंड्रिक गोल्ड ड्रैगन की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। एरोहाबेन निम। उसी समय एरोहाबेन नामक स्वर्ण ड्रैगन ने आधिकारिक तौर पर अपना परिचय दिया। छोटे बच्चे, मेरा नाम गोल्डी नहीं है, यह एरोहाबेन है। क्या ऐसा है? आपसे मिलकर अच्छा लगा, लेकिन मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। राउंड, जो बड़बड़ाते हुए कह रहा था कि वह छोटा बच्चा नहीं है, एरोहाबेन को सहारा देता रहा। एरोहाबेन ने अपनी आंखों में एक अजीब भाव के साथ राउंड को देखा। उन दोनों को इस तरह लड़ते देख केल को लगा कि दोनों ड्रैगन्स की लड़ाई खत्म नहीं होगी। इसलिए उसने चोई हान की पीठ थपथपाई। चल दर। बेशक जब वे चल रहे थे तो केल ने चोई हान को अपने सामने खड़ा रखा था। केल उस गुफा के सामने रुका जो माउंट यालिया की चोटी तक जाती थी। गुफा काफी चौड़ी थी, जिसके अंत में नीचे जाने के लिए एक सीढ़ी थी। एरोहाबेन नेम, क्या आप ठीक हैं? पेंड्रिक गोल्ड ड्रैगन एरोहाबेन पर उपचार का उपयोग कर रहा था क्योंकि उसने उसे वापस सहारा दिया था। एरोहाबेन ने अपना सिर हिलाया और अपने मुंह से खून पोंछने के लिए अपने स्थानिक आयाम से एक रूमाल निकाला। हाँ, लगता है मेरी खांसी बंद हो गई है। पेंड्रिक, जब से तुम छोटे थे तब से मैंने तुम्हें नहीं देखा है। हाँ सर, आपसे दोबारा मिलना सम्मान की बात है। केल ने सोचा कि एरोहाबेन जिस तरह से पेंड्रिक के साथ व्यवहार कर रहा था वह काफी गर्मजोशी भरा था। उस गर्मजोशी ने केल को आश्चर्यचकित कर दिया, जिससे वह चुपचाप गोल्ड ड्रैगन और एल्फ को देखता रहा। उसी समय एरोहाबेन की नजर कैले के समूह पर पड़ी। लॉक, रोजलिन, रॉन, बीकरॉक्स ऑन, हॉन्ग और चोई हान। एरोहाबेन की नजर उन सभी पर पड़ी और फिर वह कैले पर वापस आ गई और पीछे नहीं हटी। अब क्या? केल को चिंता होने लगी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि गोल्ड ड्रैगन ने उस पर अपनी नजर क्यों नहीं डाली। इस बार उसने वास्तव में कुछ नहीं किया। यह उसी क्षण हुआ। उसकी तरफ देखना बंद करो। राउंड तेजी से उड़कर आया और केल के सामने खड़ा हो गया ताकि उसका दृश्य अवरुद्ध हो जाए। मैंने पहले ही कहा था कि हमारा कमजोर इंसान काया है। तुम उसे इतनी गहरी नजर से नहीं देख सकते। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। मैं काया हो सकता हूं, लेकिन इतना काया नहीं कि उसकी नजर पड़ने पर बेहोश हो जाऊं। केल अपने लिए खड़ा होना चाहता था, लेकिन अंततः उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह वास्तव में एरोहाबेन को देखने की इच्छा नहीं रखता था। यही कारण था कि वह केवल एरोहाबेन की बातें सुन पा रहा था, उसके हाव भाव नहीं देख पा रहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वह काया है। एरोहाबेन उत्सुक लग रहे थे। बहुत दिलचस्प। केल को अनिश्चितता का एहसास होने लगा। क्या मजाक था? क्या एरोहाबेन ये जानकारी उन सभी के साथ साझा नहीं कर सकता था? खनक। चोई हान ने फिर से अपनी तलवार का एक टुकड़ा म्यान से बाहर निकाला। केल ने यह भी देखा कि रोजलिन जरूरत पड़ने पर जादू करने के लिए तैयार हो रही है। वातावरण में एक अजीब सी घबराहट भर गई। हालांकि ये जल्द ही गायब हो गया। सुनहरे बालों वाली एल्फ एरोहाबेन सीधे खड़ी हो गई और बोलना शुरू किया। मेरे पीछे आओ। एरोहाबेन ने एक और बात कहते हुए अपनी मांद में चलना शुरू कर दिया। मुझे लगता है ये सब भाग्य का हिस्सा है। केल को एरोहाबेन में आमंत्रित किया गया, जो गोल्ड ड्रैगन की मांद थी। जब वे मांद में दाखिल हुए तो उसने दिलचस्पी रखने वाले राउंड और गंभीर चोई हान को अपने सामने खड़ा कर दिया। वे विश्व वृक्ष पर निशाना साध रहे हैं। हाँ, केल निम ने जो सुना है उसके आधार पर उन्हें समान स्तर के प्रभाव वाले किसी राज्य या संगठन का समर्थन प्राप्त हो सकता है। एरोहाबेन और पेंड्रिक एक कार्यालय जैसी सजी हुई जगह में गंभीर बातचीत कर रहे थे। हालांकि केल उनकी बातचीत नहीं सुन सका। वे सभी एक बड़ी अंडाकार मेज के चारों ओर बैठे थे तथा गोल्ड ड्रैगन एक कुर्सी पर बैठा था जो उससे एक स्तर ऊंची थी। लेकिन केल को इसकी भी परवाह नहीं थी। कुछ और ही बात उसका ध्यान खींच रही थी। उन्होंने कहा था कि वह एक गोल्ड ड्रैगन था।
केल ने नीचे की ओर देखा और उस मेज और कुर्सी को देखा जिस पर वह बैठा था। कुर्सी पूरी तरह से सोने से बनी थी, सिवाय कुशन के, और मेज भी सोने और चमकदार रत्नों से बनी हुई लग रही थी। छत पर एक फैंसी झूमर भी लटका हुआ था। उसे उम्मीद थी कि यह गुफा होगी क्योंकि खोह एक गुफा के अंदर थी, लेकिन वह गलत था। यह ड्रैगन अवश्य ही धनी होगा। केल का चेहरा अजीब हो गया। तभी एरोहाबेन की आवाज केल के कानों में पड़ी। क्या आप उस असली पागल को नहीं जानते जो गुप्त संगठन चलाता है? वाह, पागल! ड्रैगन के शब्दों का चयन अद्भुत था। यह ड्रैगन के लिए उपयुक्त था। केल ने पेनरिक को गंभीरता से अपना सिर हिलाते हुए देखा। दुर्भाग्यवश हमें इसकी जानकारी नहीं है। टैप टैप। एरोहाबेन ने अपनी उंगली से मेज पर थपथपाया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। विषम। एरोहाबेन के सवालिया लहजे ने केल को अवचेतन रूप से उसकी ओर देखने पर मजबूर कर दिया। गोल्ड ड्रैगन ने समझाया कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि ऐसा संगठन लंबे समय से अस्तित्व में न हो। अगर वे पूर्वी महाद्वीप के अंडरवर्ल्ड पर नियंत्रण करने में कामयाब हो जाते तो उन्हें दसियों साल तक तैयारी करनी पड़ती। कुछ तो गड़बड़ लग रही है। एरोहाबेन ने, क्या आप कृपया बता सकती हैं कि आप क्या सोच रही हैं? एरोहाबेन ने अपनी बाहें पार की और पेनरिक के अनुरोध का जवाब देना शुरू कर दिया। मैं महाद्वीप की स्थिति नहीं जानता क्योंकि मैंने लगभग 100 वर्षों से अपना ठिकाना नहीं छोड़ा है, लेकिन एक ऐसे संगठन के लिए जो केवल मनुष्यों से बना है, पूर्वी और पश्चिमी दोनों महाद्वीपों में इतना उत्पात मचाना असंभव है। तो फिर आप सोचते हैं कि वहां गैर मानव भी हैं? पेनरिक ने सावधानी से पूछा, लेकिन एरोहाबेन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपने हाथ से अपनी ठोड़ी को रगड़ा जैसे वह गहरी सोच में डूबा हुआ हो। पेनरिक को अब तक जो कुछ भी हुआ था वह सब याद आ गया। वे क्रूर प्राणी थे जिन्होंने दुनिया को अराजकता में डाल दिया था। दुनिया की अराजकता के बारे में सोचते हुए उसे एक जाति का ख्याल आया। एरोहाबेन ने, तो फिर शायद ये राक्षसी जाति है। राक्षसी जाति। चुईहान, रोजलिन और बाकी सभी गंभीर हो गए। ये शब्द सुनकर यह आम प्रतिक्रिया थी। वे सभी अपनी आंखों में हैरानी के साथ कैल की ओर देखने लगे। फिर वे सब शांत हो गए। केल पेनरिक को ऐसे भाव से देख रहा था जैसे पूछ रहा हो कि यह क्या बकवास है। चुईहान, जो केल की प्रतिक्रिया देखकर शांत हो गया, ने देखा कि एरोहाबेन भी पेनरिक को ऐसे ही भाव से देख रहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। पेनरिक, आपकी कल्पना शक्ति हमेशा से बहुत तीव्र रही है। तो फिर ऐसा नहीं है? बिल्कुल नहीं। अगर राक्षसी जाति आगे बढ़ना शुरू कर देती है तो देवता हमें रहस्योद्घाटन देते हैं। तब एरोहाबेन ने उदासीनता से उत्तर दिया, जैसा कि आप सभी को पहले से ही संदेह है, उन्होंने या तो एक साम्राज्य को केंद्र में रखकर संगठन बनाया है, या प्रकृति की अज्ञात शक्तियां उनके साथ काम कर रही हैं। ये दोनों भी हो सकता है। हम। एरोहाबेन ने सहजता से एक भ्रम से भरी अभिव्यक्ति के साथ कहा। बहुत दिलचस्प। और उस समय संयोगवश केल की नजर एरोहाबेन से मिली। वह मेरी ओर देखते हुए ये क्यों कह रहा है कि यह कितना दिलचस्प है? केल ने अपनी बेचैनी दबाए और जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसे राउन की आवाज सुनाई दी। बहुत अच्छा लग रहा है, मानव। केल राउन के गोल सिर को सहला रहा था। राउन केल के बगल में एक आरामदायक सोफे पर लेटा हुआ था। राउन, ऑन और हॉर्न सभी इस बेहद शानदार दिखने वाले सोफे के चारों ओर लेटे हुए थे। इससे वह मुझे कुछ भी करने से रोकेगा, है ना? वह राउन के सिर को सहलाता रहा, इस उम्मीद में कि एरोहाबेन को याद होगा कि राउन उसके साथ है। उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अधिकांश उपन्यासों में ड्रैगन उन मनुष्यों से अपना काम करवाते हैं जिन्होंने उनका ठिकाना ढूंढ लिया है, और कुछ इस तरह कहते हैं, जाओ और उनकी पहचान का पता लगाओ। केल ने राउन के सिर को सहलाना जारी रखा क्योंकि वह ऐसी स्थिति से बचना चाहता था। उस समय राउन की आवाज केल के दिमाग में भर गई। मानव, क्या मेरा भावी विला भी ऐसा ही होगा? बकवास। एक नए प्रकार का खतरा सामने आ गया था। एक युवा ड्रैगन ने एक असली ड्रैगन की मांद देखी थी। केल ने राउन की तरफ देखा। राउन ने केल की आंखों में कुछ देखा होगा क्योंकि उसने अपने पंख फड़फड़ाने से पहले आह भरी थी। कोई बात नहीं यार, पैसों की चिंता मत करो। मैं इसे बनाने के लिए पैसे कमा लूंगा। तुम बस इंतजार करो। केल को हंसना था। एक छोटा बच्चा जिसने भत्ते के रूप में 10 चांदी के सिक्के कमाए हैं, वह इतना पैसा कमाने के लिए कहां जाएगा? केल ने उस हिस्से को अनदेखा कर दिया जहां राउन ने कहा था कि वह खुद पैसे कमाएगा। इसके अलावा अभी यह समस्या नहीं थी। केल, जिसने एरोहाबेन की ओर देखा, चौंक गया। एरोहाबेन अभी भी उसे घूर रहा था। क्या वह सचमुच मुझसे ऐसा करवाएगा? केल ने देखा कि एरोहाबेन धीरे धीरे चिंता के साथ बोलने लगी। एरोहाबेन ने अंततः बोलना शुरू किया।
खैर, यह मेरी समस्या नहीं है। मैं बुढ़ापे में बहुत कमजोर हो रहा हूँ। बीच में आना कष्टप्रद है। चाहे वे बहस करें, लड़े या एक दूसरे को मार डालें, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ओह, मुझे ये ड्रैगन पसंद है। केल को पहली बार एरोहाबेन के बारे में बेहतर धारणा मिली। शायद इसलिए क्योंकि वह एक प्राचीन ड्रैगन था, लेकिन उसका व्यक्तित्व बुरा नहीं था। एरोहाबेन ने पेंड्रिक की ओर देखा और बोलना जारी रखा। लेकिन ऐसा लगता है कि हमें विश्व वृक्ष के चारों ओर जादुई ढाल को मजबूत करने की आवश्यकता होगी। हाँ, ड्रैगन निम, मैं आपके एल्फ गांव में स्थापित करने के लिए एक जादुई उपकरण भी बनाऊंगा, इसलिए इसे अपने साथ ले जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद एरोहाबेन निम। पेंड्रिक ने चेहरे पर विस्मय के भाव के साथ एरोहाबेन को धन्यवाद दिया, जबकि एरोहाबेन ने स्वाभाविक रूप से धन्यवाद स्वीकार किया और फिर अपनी नजरें फेर लीं। हाँ, वह एक बार फिर कैले की ओर देख रहा था। वह मुझे क्यों घूरता रहता है? अब राउन और कैले दोनों उत्सुक थे। एरोहाबेन, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि हमारा कमजोर इंसान काया भी है। छोटे बच्चे, तुम्हें मुझे एरोहाबेन निम कहना चाहिए। मैं तुमसे सैकड़ों साल ज्यादा जी चुका हूं। राउन को फिर से छोटा बच्चा कहे जाने पर वह भौंचक्का हो गया। केल को चिंता होने लगी, क्योंकि राउन जिस तरह से एरोहाबेन को देख रहा था, उससे ऐसा लग रहा था कि वह कुछ बुरा करने वाला है। हालांकि एरोहाबेन के अगले शब्द सुनने के बाद उसे अब इस बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। कितना अजीब इंसान है। नहीं, क्या मुझे कहना चाहिए अद्भुत? मैं अजीब हूं? नहीं, अद्भुत। केल ने उलझन से एरोहाबेन की ओर देखा। गोल्ड ड्रैगन ने बोलना जारी रखा। इतनी सारी प्राचीन शक्तियां प्राप्त करने के बाद भी आप अभी तक जीवित कैसे हैं? उद्धरण डॉट 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 अधिकांश लोग विस्फोट करके मर जाएंगे। उद्धरण डॉट 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 क्या? केल उन शब्दों को सुनकर इतना एकाग्र हो गया कि राउन के कारण परेशानी खड़ी होने की उसकी चिंता दूर हो गई। वह राउन की तीव्र आवाज सुन सकता था। क्या? अरे गोल्डी, तुमने अभी क्या कहा? राउन हैरान रह गया। केल भी हैरान था। वास्तव में हर कोई हैरान था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 क्या तुमने मरने को कहा? म्याऊ। रॉन, जो चुपचाप एक तरफ खड़ा था, और यहां तक कि हॉर्न, जो आधी नींद में था, दोनों ने आश्चर्य से एरोहाबेन की ओर देखा। तुममें से किसी को नहीं पता था। हालांकि एरोहाबेन की प्रतिक्रिया इतनी सहज थी कि केल भूल गया कि वह क्या कहने जा रहा था। उसने पहले कभी इस बारे में नहीं सुना था। उसे नहीं पता था कि बहुत सारी प्राचीन शक्तियां होने के कारण उसकी मृत्यु हो सकती है। एरोहाबेन ने केल की ओर देखते ही जीभ चटकाए और फिर से बोलना शुरू कर दिया। वे कहते हैं कि प्राचीन शक्तियां भाग्यपूर्ण मुठभेड़ें हैं जहां आपको स्वर्ग के आदेश की आवश्यकता होती है। वे अनमोल शक्तियां हैं, भले ही वे उतनी मजबूत न हो। आप इतना तो जानते ही हैं, है ना? हम जानते हैं। तो जल्दी करो और समझाओ गोल्डन ड्रैगन। टकराना। राउन का पंजा सोने की मेज पर जोर से गिरा, जिससे उसके पंजे का निशान रह गया। कितना बेवकूफ है। ड्रैगन को इतना भी नहीं पता और उसे स्पष्टीकरण की जरूरत है। एरोहाबेन ने अपनी घृणा को छिपाया नहीं और राउन का मजाक उड़ाया और उसे घूरने लगा। फिर उसने राउन की प्रतिक्रिया का इंतजार किया। मैं बेवकूफ नहीं हूं। जल्दी करो और समझाओ। एरोहाबेन ने राउन की तरफ मुस्कुराया, जो नाराज होने के बजाय स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा करते हुए उसकी ओर देख रहा था। फिर उसने समझाना शुरू किया। कई प्राचीन ग्रंथों और किंवदंतियों में उन मनुष्यों के बारे में लिखा गया है जिन्होंने अतीत में प्राचीन शक्तियां धारण की थीं। लेकिन केल को एक अशुभ अनुभूति हुई। उनमें से ज्यादातर के पास सिर्फ एक ही प्राचीन शक्ति थी। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों है? एरोहाबेन का सवाल कैल से था। कैल को लगा कि उसे जवाब पता है। क्या सभी लोग जो कई शक्तियों वाले थे मर गए? क्या इसलिए उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है? अब जब उसने इस बारे में सोचा तो उसे लगा कि द बर्थ ऑफ ए हीरो में ऐसा कोई नहीं था जिसके पास दो प्राचीन शक्तियां भी हों। हालांकि केल ने पहले कभी इस पर सवाल नहीं उठाया था। एरोहाबेन ने कैल की आंखों में गहरी नजर देखी और समझ गया कि कैल किसी नतीजे पर पहुंच गया है। फिर उसने फिर से बोलना शुरू किया। दो से ज्यादा होने पर कोई भी व्यक्ति मर जाता था, इसलिए वे रिकॉर्ड में नहीं हैं। बेशक वे तब भी जीवित रह सकते थे जब स्वर्ग का आदेश उन्हें एक ही तत्वीय आत्मीयता वाली कई प्राचीन शक्तियां रखने की अनुमति देता, लेकिन जब प्राचीन शक्तियों में अलग अलग आत्मीयताएं होती हैं, जैसे कि आपके पास है। एरोहाबेन ने अपनी सुंदर सफेद उंगलियां फैला दी। मानव शरीर उसी तरह फैलता है जैसे मेरी उंगलियां अभी फैल रही हैं, जब तक कि वे फट नहीं जाती और पीछे कुछ भी नहीं छोड़ती। नहीं, राउन के चेहरे पर निराशा के भाव थे जब वह चिल्ला रहा था। राउन ने धीरे से मुड़कर केल की तरफ देखा और अपने पंजे से सुनहरी मेज पर जोरदार प्रहार किया।
कमजोर इंसान, तुम उन बेकार चीजों को क्यों खाते रहे हो? राउन की छोटी गर्दन की नसें उभर आई थीं। तुम्हें बहुत तकलीफ हुई, तुम्हें खून भी खांसी। मैं तुम्हारे काम करने के तरीके से हैरान हूं। उफ, मेरा मुंह मत ढको। केल ने लापरवाही से राउन के चेहरे को सहलाया। उसके कोमल स्पर्श ने राउन को कुछ समय के लिए चुप करा दिया। केल ने सभी के चेहरों पर चिंता के भावों को देखा और फिर पीछे मुड़कर एरोहाबेन की ओर देखा, जो बोलना शुरू कर रहा था। लेकिन मैं अभी भी जीवित हूं। इतनी सारी प्राचीन शक्तियां ग्रहण करने के बाद भी उनकी मृत्यु नहीं हुई। यदि वह अवशोषित हार में अग्निशमन जल को शामिल कर लेता तो उसके पास कुल 6 प्राचीन शक्तियां होती। एरोहाबेन ने केल से सहमति जताई। हाँ, आप अभी भी जीवित हैं। राउन ने एक बार फिर हस्तक्षेप किया। क्या तुम जल्द ही मर जाओगे? हाँ, क्या उसे कुछ इतना डरावना कहना है? केल ने एक बार फिर राउन के चेहरे और सिर को सहलाया जबकि राउन लगातार हौंफता रहा। एरोहाबेन ने उत्सुकता से ये सब देखा और फिर नाक से सांस ली और बोलना शुरू कर दिया। मरना नहीं, वह अजीब और आश्चर्यजनक है क्योंकि वह अभी तक मरा नहीं है। गोल्ड ड्रैगन ने केल के गले में पड़े हार की ओर इशारा किया। उस हार में पानी है ना? हाँ, हावी पानी अवशोषित हार के अंदर था। एरोहाबेन ने अविश्वास में अपना सिर हिलाया और केल को देखा। गोल्ड ड्रैगन की सरीसृप जैसी ऊर्ध्वाधर पुतलियां केल के शरीर का निरीक्षण कर रही थीं। लकड़ी की शक्ति है, हवा की शक्ति है और आग की शक्ति है। अविनाशी ढाल लकड़ी की शक्ति थी। पवन की ध्वनि पवन की शक्ति थी। विनाश की अग्नि अग्नि की शक्ति थी। और इसमें मानव शक्ति भी है। मानव शक्ति शब्द से केल को अपनी अंतिम बची हुई प्राचीन शक्ति का स्मरण हो आया। हृदय की जीवन शक्ति। केल और एरोहाबेन ने एक दूसरे से आंख से संपर्क किया। एरोहाबेन ने उस अंतिम प्राचीन शक्ति का वर्णन किया जो इस अद्वितीय मानव के पास थी। पुनर्स्थापना। केल ने उस शब्द का जवाब दिया। यही शक्ति है जो मुझे जीवित रखे हुए है। हाँ, वह मजबूत जीवन शक्ति जो एक प्राचीन मानव की थी। उस प्राचीन शक्ति की उपचार क्षमताएं अन्य सभी शक्तियों को नियंत्रित कर रही हैं और धीरे धीरे उन सभी को एक साथ मिला रही हैं। हृदय की जीवन शक्ति। केल ने याद किया कि कैसे हृदय की जीवन शक्ति, जिसे उसने अविनाशी ढाल को मजबूत करने के लिए प्राप्त किया था, ने पवन की ध्वनि को भी प्रभावित किया था। तो यह उन्हें मजबूत नहीं कर रहा था, ये वास्तव में उन्हें एकीकृत कर रहा था। मैं मानता हूं कि यह पहली या दूसरी प्राचीन शक्ति थी जो आपने प्राप्त की। आप सही हैं, ये दूसरी प्राचीन शक्ति थी। इसी तरह से आप जीने में कामयाब रहे। एरोहाबेन ने कैले को ऐसे देखा जैसे वह किसी दिलचस्प शोध नमूने को देख रहा हो। आपके पास दो समानताओं के आपस में टकराने से पहले ही उन्हें बहाल करने की शक्ति थी। इसकी बदौलत इसने कुछ भी होने से रोका। एरोहाबेन ने अपने सामने खड़े इंसान का नाम मन ही मन नोट कर लिया। मुझे विश्वास है कि उसने कहा था कि उसका नाम कैले है निट्यूज है। चोई हान और रोजलिन गोल्ड ड्रैगन के लिए बहुत दिलचस्प नहीं थे। वास्तव में शुद्ध रक्त वाले वुल्फ बॉय और कैट बच्चे, जो शुद्ध रक्त वाले लगते थे लेकिन किसी तरह से उत्परिवर्तित थे, ने चोईहान या रोजलिन से ज्यादा उनका ध्यान आकर्षित किया। लेकिन वे इस इंसान जितने दिलचस्प नहीं हैं। 6 प्राचीन शक्तियों को इकट्ठा करने का सौभाग्य सिर्फ स्वर्ग के आदेश के कारण नहीं माना जा सकता। इतना भाग्य पाने के लिए किसी देवता को मनुष्य को दिव्य आशीर्वाद देने की आवश्यकता होगी। हालांकि एरोहाबेन मनुष्य पर केवल मृत्यु की शपथ से ही दिव्य शक्ति महसूस कर सकता था। क्या पागल आदमी है। केल एक पागल भाग्यशाली कमीना था। उसने उस व्यक्ति की ओर देखा जिसे उससे बात करते समय सीधे उसकी ओर देखने में कोई परेशानी नहीं थी और उसे क्रोध से अधिक जिज्ञासा महसूस हुई। तो फिर मुझे लगता है कि मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। केल के शांत भाव ने एरोहाबेन को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वह और भी अधिक अद्भुत था। उसे बिल्कुल भी झटका नहीं लगा, हालांकि अगर उसने प्राचीन शक्तियों को अलग क्रम में उठाया होता तो वह मर जाता। एरोहाबेन की राय के विपरीत केल का दिल इस समय बहुत तेजी से धड़क रहा था। अगर मैं पहले किसी दूसरी शक्ति की खोज में जाता तो शायद मैं परलोक की ओर जा रहा होता। केल को अपनी पीठ पर रोंगटे खड़े होने का एहसास हुआ। उसी क्षण एरोहाबेन ने फिर से बोलना शुरू कर दिया। आप अभी आराम कर सकते हैं, अभी के लिए। हाँ, खैर, तुम्हारा शरीर इस समय एक बम की तरह है। अगर तुम्हारी पुनर्स्थापन शक्ति थोड़ी भी कम हुई तो तुम फट जाओगे। धमाका। राउन का अगला पंजा फिर से सोने की मेज पर जा गिरा। एरोहाबेन को यह बात अजीब लगी कि एक ड्रैगन एक इंसान की जान को लेकर निराश था, लेकिन छोटे ड्रैगन की क्रूर निगाहों को देखने के बाद उसने बोलना जारी रखा। लेकिन एक रास्ता है। केल को ऐसा लगा जैसे उसे उत्तर मालूम है। उद्धरण ... क्या ये पृथ्वी है? वह इस समय उस डरावने
सुपर रॉक के बारे में क्यों सोच रहा था? एरोहाबेन ने बोलना जारी रखा। हार में पानी की शक्ति को आपका एक हिस्सा माना जाता है, इसलिए जब तक आप पृथ्वी की शक्ति को खोजते हैं और अपने शरीर में संतुलन बनाते हैं, तब तक आप ठीक रहेंगे। यदि आप सभी तत्वों को इकट्ठा करते हैं तो वे एक दूसरे को संतुलित करेंगे। तो मुझे सचमुच इस सुपर रॉक को खोजने जाना होगा। केल ने इस प्राचीन शक्ति के बारे में सोचा जिसका नाम पहले से ही उसे डरा रहा था। उस पल केल को अपने कंधे पर एक छोटा सा अगला पंजा महसूस हुआ। मानव, चलो तुरंत पृथ्वी की शक्ति की खोज करें। एरोहाबेन ने एक बार फिर उपहास किया। चाहे केल कितना भी भाग्यशाली क्यों न हो कि वह 6 प्राचीन शक्तियों को इकट्ठा कर ले, लेकिन सभी 5 तत्वों को इकट्ठा करना लगभग असंभव होगा। छोटे बच्चे, प्राचीन शक्तियों को खोजने के लिए तुम्हें दैवीय भाग्य की आवश्यकता है। एक महान और शक्तिशाली ड्रैगन दैवीय भाग्य जैसी मूर्खतापूर्ण चीज बना सकता है। क्या तुम्हें ड्रैगन की ताकत के बारे में नहीं पता, गोल्डी? एरोहाबेन ने कैले की ओर देखा और पूछा, वह इस तरह क्यों बड़ा हुआ? मुझे पता है ना? केल को भी नहीं पता था कि राउन इस तरह क्यों बड़ा हुआ। मानव, चलो उस किताब का उपयोग करें जो एल्फ चीफ ने आपको पृथ्वी की शक्ति खोजने के लिए दी थी। मैं निश्चित रूप से इसे आपके लिए ढूंढूंगा, इसलिए चिंता न करें। आप एक लंबी उम्र जिएंगे। केल ने राउन की आवाज सुनकर अपनी आह रोक ली जो उसके दिमाग में घूम रही थी, लेकिन अंत में उसने आह भरी। यह एरोहाबेन की वजह से था। क्या तुमने कहा था कि तुम्हारा नाम केल है? क्या तुम्हारा परिवार शायद ड्रैगन को मारने वाला परिवार है? उद्धरण चिन्ह ... क्या आप कैसी डरावनी और पागलपन भरी बातें कह रहे हैं? केल ने यह बात कहने से खुद को रोक लिया। ड्रैगन में वह घमंडी रवैया नहीं था जिसकी उसे उम्मीद थी, जिसके कारण वह लगभग खुलकर बोलने लगा, ठीक वैसे ही जैसे उसने क्राउन प्रिंस के साथ किया था। नहीं, बिल्कुल नहीं। केल ने एरोहाबेन की बात पर हंसते हुए अपना हाथ हिलाया। हालांकि उसे ये देखकर ठंड लग गई कि एरोहाबेन बिना किसी भावना के उसे घूर रहा था, और इसलिए वह दूसरों की ओर देखने से खुद को रोक नहीं सका। रॉन, क्या मेरा परिवार एक छोटा सा कुलीन परिवार नहीं है? उद्धरण चिन्ह ... हाँ, युवा मास्टर निम। रॉन ने ड्रैगन की नजरों से बचते हुए थोड़ी देर बाद जवाब दिया। यह अजीब लग रहा है क्योंकि आप उसकी नजर से बच रहे हैं। केल ने भौहें सिकोड़ना शुरू कर दिया। ये बूढ़ा हत्यारा ऐसा क्यों कर रहा था? फिर उसने अपना लक्ष्य बदलकर चोई हान को चुना। चोई हान, क्या मेरे परिवार की ताकत का स्तर कमजोर नहीं है? एरोहाबेन की नजर भी चोई हान की ओर मुड़ गई। चोई हान और गोल्ड ड्रैगन ने आंख से आंख मिलाई। शुक्र है, चोई हान ने रॉन की तुलना में अधिक सहज तरीके से जवाब दिया। उद्धरण चिन्ह ... हाँ, ये कमजोर है। केल चोई हान के उत्तर से संतुष्ट हो गया और एरोहाबेन की ओर देखने लगा। हेनेटियस परिवार एक धनी परिवार था जो शारीरिक शक्ति के मामले में औसत था। एरोहाबेन ने सौम्य स्वर में पूछा, मानो उसे केल का आत्मविश्वास भरा व्यवहार प्यारा लग रहा हो। तो ये ड्रैगन स्लेयर परिवार नहीं है? नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति कैसे हो सकता है जो ड्रैगन को मार सके? क्यों नहीं? क्या वास्तव में ड्रैगन का वध करने वाले लोग हैं? अतीत में एक ड्रैगन कातिल परिवार अस्तित्व में था। एरोहाबेन ने अपनी ठोड़ी को अपने दोनों हाथों के ऊपर रखा और धीरे धीरे बोलना जारी रखा। यह एक पागल परिवार था। वे ड्रैगन फियर के प्रभाव में भी नहीं डरे और इसके खिलाफ खड़े भी हो सके। ये शक्ति केवल परिवार के खून के जरिए ही उन्हें मिली थी। गोल्ड ड्रैगन को केल, जो शुरू से ही उससे आंख मिलाने में कोई परेशानी नहीं करता था, मनोरंजक लगा। एक वयस्क ड्रैगन के आसपास एक अनोखा प्रभावशाली माहौल होता था, तब भी जब वे ड्रैगन फियर का इस्तेमाल नहीं करते थे। एरोहाबेन ने पेंड्रिक के लिए अपने आसपास के माहौल को न्यूनतम कर दिया, इसलिए 20 लोगों के लिए ठीक रहना समझ में आता था, लेकिन अधिकांश मनुष्यों को अभी भी इस स्तर के माहौल को संभालना मुश्किल लगता था। रॉन और चोई हान की प्रतिक्रियाओं में थोड़ी देरी होने का एक कारण था, साथ ही कोई भी उस बात के अलावा कुछ नहीं कह रहा था जब उसने उल्लेख किया था कि केल मर जाएगा। यही कारण था कि समूह का केल को देखने का नजरिया पहले से भिन्न था। एरोहाबेन ने कैले से बात करना जारी रखा, लेकिन कैले ने इस पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि उस परिवार का अंतिम उत्तराधिकारी गायब हो गया और ड्रैगन स्लेयर वंश समाप्त हो गया। केल को इस बात पर संदेह था कि वह व्यक्ति गायब हो गया है। हालांकि एरोहाबेन ने जो कहा उसे सुनने के बाद उसके सारे संदेह दूर हो गए। ड्रैगन का वध करने वाली शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो साहस से भरी हुई है। साहस शब्द सुनते ही केल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। यह एक ऐसी शक्ति थी जिसका उससे कोई भी संबंध नहीं था। उसके पास एकमात्र साहस था, वह था डोमिनेटिंग ऑरा जैसी प्राचीन शक्ति के कारण धोखा देने की क्षमता।
मैं समझ गया। वैसे भी मैं ड्रैगन का हत्यारा नहीं हूँ। केल का कठोर जवाब सुनने के बाद एरोहाबेन ने अपना सिर हिलाकर उसे स्वीकार कर लिया। मुझे लगता है कि उसे अभी तक इसके बारे में पता नहीं है। एरोहाबेन ने यह देखकर कि केल को कुछ पता नहीं है, कुछ और नहीं कहा। अतीत में ड्रैगन को चुनौती देने वाले ज्यादातर लोग दसियों मीटर लंबे ड्रैगन को देखते ही अपनी दुम दबाकर छिप जाते थे। हालांकि एक इंसान ऐसा भी था जो कभी नहीं डरा और ड्रैगन पर हमला करता रहा। वह सबसे महान ड्रैगन शिकारी था। अतीत में सबसे महान और एकमात्र ड्रैगन शिकारी के पास एक ऐसी आभा थी जिसे ड्रैगन्स पसंद भी करते थे और नफरत भी। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह एक ऐसी शक्ति थी जो ड्रैगन्स का सामना कर सकती थी। ठीक है, अगर आप ऐसा कहते हैं तो मुझे लगता है कि यही मामला है। एरोहाबेन ने सब कुछ नहीं बताया और केवल धीरे से मुस्कुरा दी। एरोहाबेन की मुस्कान देखकर केल को एक अशुभ अनुभूति हुई, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। उसके पास साहस से संबंधित कोई शक्ति नहीं थी। लेकिन अधिक महत्वपूर्ण बात है कि फिर नहीं। केल को यह देखकर आह भरनी पड़ी कि एरोहाबेन कुछ और कहने वाला था। टिक टिक करता बम और ड्रैगन स्लेयर, आगे क्या हो सकता है? छोटा बच्चा। केल को यह देखकर राहत मिली कि एरोहाबेन उससे नहीं बल्कि राउन से बात कर रही थी। क्या बात है, बूढ़े आदमी? हो, राउन के तीखे जवाब से एरोहाबेन को हंसी आ गई। क्या मैंने अच्छा किया? हाँ, आप उसे बदले में कुछ दिए बिना उसे अपने ऊपर तुच्छ दृष्टि से देखने नहीं दे सकते। केल ने राउन के सिर को सहलाया। एरोहाबेन ने अपना सिर हिलाया और सहजता से वह कह दिया जो उसे कहना था। आप अभी तक अपने पहले विकास चरण तक भी नहीं पहुंचे हैं। मैं अभी भी मजबूत हूं। एरोहाबेन ने राउन को घूर कर देखा। एक कारण था कि वह अन्य ड्रैगन की तुलना में अधिक दयालु था। हाँ, तुम भविष्य में निश्चित रूप से मजबूत होगे। हालांकि अगर तुम अभी किसी दूसरे ड्रैगन से मिलो तो तुम एक पैनकेक की तरह चपटे हो जाओगे। क्या चपटा? पैनकेक? ऐसा नहीं होगा, राउन ने कड़ी आपत्ति जताई। हालांकि राउन ने धीरे धीरे एरोहाबेन की नजरों से बचते हुए ऊपर की ओर देखा और खोह की छत की ओर देखा। एरोहाबेन ने राउन को देखना जारी रखा क्योंकि वह फिर से बोलना शुरू कर रहा था। तुम सच में ड्रैगन की तरह नहीं हो। कितने प्यारे हो। राउन ने एरोहाबेन की ओर देखा और चिल्लाया। क्या मैं सुंदर नहीं हूं? मैं आपकी मदद करूंगा। राउन ने असमंजस में अपना सिर झुका लिया। फिर उसने केल की ओर ऐसे भाव से देखा जैसे पूछ रहा हो, मैंने अभी क्या सुना? केल के चेहरे पर भी उलझन भरी झलक थी। उसी समय मानव और ड्रैगन की जोड़ी ने फिर से एरोहाबेन की आवाज सुनी। प्राचीन ड्रैगन मरने से पहले इस दुनिया पर अपनी छाप छोड़ने के लिए अपना सब कुछ किसी और को देना चाहता था। मेरी मांद में रहो। एरोहाबेन को पता था कि वह मरने वाला है। उसके पास जीने के लिए अधिकतम 5 साल थे। उसके पास पर्याप्त समय नहीं था। वह दूसरे ड्रैगन्स के प्रति दयालु था क्योंकि केवल दूसरा ड्रैगन ही उसकी विरासत को आगे बढ़ा सकता था। अब उसकी मुलाकात एक ऐसे ड्रैगन से हुई थी जो काफी अच्छा था और दोस्ती को बहुत महत्व देता था। मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसे दूसरों को दे दूंगा। किसी भी सामान्य ड्रैगन को ये कष्टप्रद लगेगा और वह मना कर देगा। वे किसी दूसरे ड्रैगन की विरासत को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे। हालांकि एरोहाबेन ने पूछा, ये सोचकर कि यह ड्रैगन अलग होगा। लेकिन वह फिर भी मना कर सकता है क्योंकि वह एक ड्रैगन है। ये छोटा बच्चा आखिरकार एक ड्रैगन था। एरोहाबेन को चिंता थी कि राउन मना कर देगा। बेशक, अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो आप मना कर सकते हैं। मैं एक उदार ड्रैगन हूं, इसलिए मैं दूसरे ड्रैगन की तरह बदला लेने की कोशिश नहीं करूंगा। इसलिए बेझिझक कहो कि क्या चल रहा है। एरोहाबेन ने केल और राउन की ओर देखने के बाद बात करना बंद कर दिया। केल के चेहरे पर अजीब भाव था। राउन के चेहरे पर भी अजीब भाव था। पहला व्यक्ति भ्रमित लग रहा था जबकि दूसरा व्यक्ति उत्साहित लग रहा था। उत्साहित राउन केल के मन में बातें कर रहा था जबकि एरोहाबेन राउन की उत्तेजना की अभिव्यक्ति से भ्रमित हो रही थी। यार, यह मुफ्त है। उसने कहा था कि वह मुझे सब कुछ देगा। राउन उसी तरह मुस्कुराने लगा था जिस तरह केल हर बार मुस्कुराता था जब वह युवराज को कुछ बेचता था। गोल्डन ड्रैगन क्या है? आप चाहें तो मना कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप 3 महीने में सब कुछ सीख लेंगे। क्या आवास और भोजन भी मुफ्त है? एरोहाबेन ने कई बार पलकें झपकाईं, ये सोचकर कि क्या उसने सही सुना है। राउन मुस्कुरा रहा था। कुछ देर बाद एरोहाबेन अंततः बोलने में कामयाब हो गई। उद्धरण चिन्ह ... क्या अगर आप मुझे मुफ्त में पढ़ाएंगे तो क्या मुझे यहाँ मुफ्त में रहने की अनुमति मिलेगी? उद्धरण चिन्ह ... हाँ, राउन ने एक बार फिर पूछने से पहले केल और बाकी लोगों की ओर इशारा किया। क्या ये हम सबके लिए मुफ्त है? उद्धरण चिन्ह ...
मुझे भी ऐसा ही लगता है। टकराना। राउन उत्साह से सोने की मेज पर जोर से गिरा और तेजी से चिल्लाया। तो मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। केल के मन में राउन चिल्लाने लगा। तो मैं और भी ताकतवर हो जाऊंगा। अगर मुझे इस गोल्डन ड्रैगन की सारी चीजें मिल जाएं, तो मैं कम से कम 2 गुना ताकतवर हो जाऊंगा। और यह सब मुफ्त है। केल ने अजीब तरह से मुस्कुराया जब उसने देखा कि एरोहाबेन, जो राउन की ऊर्जावान प्रतिक्रिया को समझने में असमर्थ था, उसकी ओर देख रहा था। हा हा हा, हाँ, यह अच्छा था। केल ने राउन के सिर को एक बार फिर सहलाया। उसे अजीब तरह से गर्व और संतुष्टि महसूस हुई। उन्होंने राउन को अच्छी तरह पढ़ाया था। उत्साहित ब्लैक ड्रैगन की तुलना में गोल्ड ड्रैगन अनिश्चित महसूस कर रहा था, भले ही उसे वह प्रतिक्रिया मिली जो वह चाहता था। मुझे सब कुछ सिखाओ, मुझे वह सब कुछ सिखाओ जो तुम जानते हो। एरोहाबेन ने देखा कि राउन कितना उत्साहित था और धीरे से बुदबुदाया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं ऐसा करने की योजना बना रहा हूँ। बहुत बढ़िया विचार। क्या तुम सहमत नहीं हो, कमजोर इंसान? हाँ हाँ। एरोहाबेन करीब 1000 वर्षों तक जीवित रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा संयोजन नहीं देखा था, जैसे यह मानव जो अपना सिर हिला रहा था और ड्रैगन जो अपने पंख फड़फड़ा रहा था। क्या मैं सही निर्णय ले रहा हूँ? उसने एक पल के लिए इस पर सवाल उठाया, लेकिन जल्दी ही खुद पर संदेह करना बंद कर दिया क्योंकि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। ये भी भाग्य ही था। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उसे एक युवा ड्रैगन से मुलाकात हुई, और वह ड्रैगन एक ऐसा ड्रैगन था जो सामान्य ड्रैगन जैसा नहीं था। अगर यह भाग्य नहीं था तो और क्या हो सकता था? वह ये सोचकर हंसने लगा कि उसने ऐसी अजीब स्थिति की कभी उम्मीद नहीं की थी। चूंकि मैं जल्द ही मरने वाला हूं, इसलिए बेहतर होगा कि मैं सब कुछ दे दूं। हालांकि एरोहाबेन ये कहते हुए हंस रहा था, लेकिन जल्दी ही वहां सन्नाटा छा गया। हालांकि एरोहाबेन को महसूस हो रहा था कि लोग उसकी ओर ही देख रहे थे। क्या, गोल्डी, तुमने अभी क्या कहा? माफ कीजिए, ड्रैगन निम, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? राउन एरोहाबेन के सामने उड़कर आया और चिल्लाने लगा, जबकि पेंड्रिक कांप रहा था, मानो उसने दुनिया के विनाश की घोषणा सुन ली हो। राउन ने उड़कर एरोहाबेन के शरीर की ओर देखा और पूछा, क्या तुम्हें जहर दिया गया है? क्या किसी ने तुम्हें श्राप दिया है? क्या लड़ते समय तुम्हें चोट लगी है? एरोहाबेन को इस छोटे ड्रैगन की चौंकने वाली और चिंतित आवाज सुनकर अजीब लगा। हालांकि उसने अपने हाथ से राउन को दूर धकेल दिया। छोटे बच्चे, क्या ये समझ में आता है कि ड्रैगन को ऐसी चीजों से पीड़ित होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। एरोहाबेन राउन के लगातार बोलते शब्दों से झेप गई। तो फिर तुम क्यों मर रहे हो? मत मरो, तुम ही एकमात्र ड्रैगन हो जिसे मैं जानता हूँ। गोल्ड ड्रैगन के हाव भाव को समझना मुश्किल हो गया था। ऐसा लग रहा था कि वह हंसने वाला था, लेकिन साथ ही उसे यकीन भी नहीं हो रहा था। एरोहाबेन ने राउन की भावुक निगाहों को नजरअंदाज किया और आखिरकार कैल से नजरें मिला ली। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप बीमार क्यों हैं? मैं उम्र के साथ कमजोर हो गया हूँ। एरोहाबेन ने इसे टाल दिया, लेकिन केल को चिंता होने लगी। चूंकि हम उससे कुछ प्राप्त कर रहे हैं। केल ने यह सोचना शुरू किया कि क्या कोई प्राचीन शक्ति है जो मदद कर सकती है। एरोहाबेन ने पेंड्रिक के सिर पर हाथ फेरा, जो अचानक आई खबर से अशांत अवस्था में लग रहा था। उसे याद आया कि जब चीफ कैनरिया इस एल्फ को लेकर आई थी जो एलिमेंटल्स को नहीं देख सकती थी। वह पेंड्रिक के अनोखे स्वभाव के बारे में जानने को उत्सुक था कि उसने अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए इस मरते हुए एल्फ को बचाया था। उसके बाद ये बच्चा एरोहाबेन के पीछे पीछे घूमने लगा था। पेंड्रिक की ईमानदारी को महसूस करते हुए एरोहाबेन ने जिज्ञासा के बजाय पेंड्रिक के साथ सौम्यता से पेश आना शुरू कर दिया। पेंड्रिक, दुनिया की सभी चीजें बुरी होकर मरने के लिए बाध्य हैं। कोई भी चीज मौत को मात नहीं दे सकती। खैर, मौत को नियंत्रित करने के तरीके हैं। हाँ, कैसे? एरोहाबेन शांत था जबकि पेंड्रिक चिंतित था। तुम्हें अंधेरे का अनुसरण करना होगा, लिच की तरह। पेंड्रिक ने गहरी सांस ली। एरोहाबेन ने जल्दी ही इसमें जोर दिया। बेशक, मेरी ऐसा करने की कोई योजना नहीं है। हालांकि अतीत में कुछ ड्रैगन्स ने ऐसा किया था। एरोहाबेन को समझ में आ गया था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था, लेकिन वह अभी भी उनके फैसलों से सहमत नहीं था। नेक्रोमेंसर अंततः मर जाएंगे और डार्क एल्वेज भी मर जाएंगे। हालांकि लिच को कोई दर्द महसूस नहीं होता और न ही बुढ़ापे से मरता है। दोनों के बीच का अंतर काफी महत्वपूर्ण था, लेकिन इसमें अभी कुछ समय है, इसलिए अभी इसके बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं समझता हूँ। एरोहाबेन ने देखा कि पेंड्रिक रोते हुए अपना सिर हिला रहा था। उस पल एरोहाबेन ने एक बार फिर राउन की आवाज सुनी। अरे गोल्डन ड्रैगन, क्या? एरोहाबेन ने राउन की गंभीर आवाज सुनकर उसकी ओर देखा।
रावण ने फिर अपने मन की बात बताई। मैं तुम्हारे लिए बहुत लंबे समय तक जीने का रास्ता खोज लूंगा क्योंकि मैं महान और शक्तिशाली हूं। बस इंतजार करो। एरोहाबेन ने बस रावण को देखा और रावण की कही गई बातों को अनदेखा कर दिया। हालांकि उसे खुद को मुस्कुराने से रोकने के लिए अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करना पड़ा क्योंकि वह केल की ओर देख रहा था। क्या आप सभी यहाँ 3 महीने तक रह सकते हैं? केल हेनिट्यूस, मैंने सुना है कि आप एक कुलीन व्यक्ति थे। मम्मा, हमारे लिए यहाँ थोड़ी देर रुकना ठीक रहेगा। एरोहाबेन का सवाल सुनने के बाद केल ने लिटाना से किए अपने वादे के बारे में सोचा। जंगल की रानी लिटाना ने कहा था कि वह केल से मिलना चाहती है ताकि उसकी मदद का बदला चुका सके। इंसान, हम। रावण की आवाज सुनकर केल ने अपनी नजर रावण पर घुमाई। फिर वह चौंक गया क्योंकि रावण की आंखें क्रूर लग रही थीं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मानव, मैं यहाँ अकेला नहीं रहना चाहता। रावण ने केल की प्रतिक्रिया का इंतजार भी नहीं किया और वह एरोहाबेन की ओर मुड़ गया। ड्रैगन जैसी चमक के कारण एरोहाबेन ने दिलचस्पी से भरी सांस ली और रावण से नजरें मिलाईं। रावण ने फिर बोलना शुरू किया। ये कमजोर इंसान सिर्फ सबसे आलीशान और मुलायम बिस्तर पर ही सोता है। उसे फल पसंद है और वह सिर्फ सबसे बढ़िया किस्म का मांस खाता है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप चाहते हैं कि मैं इसे तैयार करूं? क्या तुम इस जगह के मालिक नहीं हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि सब कुछ मुफ्त होगा? एक महान और शक्तिशाली ड्रैगन को उन सभी चीजों को तैयार करने के लिए बस अपने हाथ की एक झटकी की आवश्यकता होती है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ये सच है। उस समय एरोहाबेन को आश्चर्य हुआ कि इतनी उम्र में भी उसे ये सब क्यों करना पड़ रहा है। मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। वह बहुत अच्छा बन गया था। वह, जो उन घमंडी ड्रैगन को पीटता था ताकि वे कम से कम 1 महीने तक अपने बिस्तर पर पड़े रहें और अपने घाव चाटते रहें, उसका अंत इस तरह कैसे हुआ? हालांकि रावण को इस बात की परवाह नहीं थी कि एरोहाबेन क्या सोच रही थी, क्योंकि वह कैले की ओर वापस मुड़ गया। मानव, क्या तुम्हें जंगल की रानी से मिलने की जरूरत नहीं है? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हाँ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय दूंगा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ठीक है। केल का जवाब सुनकर रावण हंस पड़ा और केल के बगल वाले सोफे पर लेट गया। इससे केल के मुंह से आह निकल गई। हाँ हो। एरोहाबेन ने भी एक गहरी सांस ली। उस पल केल और एरोहाबेन ने फिर से आंख मिलाई। हालांकि वे लगभग 1000 साल अलग थे, लेकिन उन्हें एक दूसरे के साथ जुड़ाव का एहसास हुआ। फिर केल ने बोलना शुरू किया। फिर मैं वापस आ जाऊंगा। जरूर। एरोहाबेन ने एक गहरी सांस ली और फिर जवाब दिया। फिर उसने कैले की ओर भी सहजता से कहा, जो सोफे से उठ रहा था, और समूह के बाकी लोग भी उसके पीछे चलने के लिए तैयार हो रहे थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम अंदर जाओ या बाहर, लेकिन जब तक तुम यहाँ हो, चुप रहो। मैं थोड़ा संवेदनशील हूँ। मैंने तुम सबको इसलिए स्वीकार किया क्योंकि छोटे बच्चे ने इसकी मांग की थी, लेकिन सावधान रहना। गोल्ड ड्रैगन देख सकता था कि केल और रावण दोनों ही उससे एक ही अजीब भाव दे रहे थे। आप कहाँ देख रहे हैं? केल ने धीरे से अपना सिर हिलाया और उत्तर दिया, नहीं, कुछ भी नहीं। उसी क्षण रावण ने केल के मन में बोलना शुरू कर दिया। लेकिन वह गोल्डन ड्रैगन उतना संवेदनशील नहीं लगता। केल को भी ऐसा ही लगा। एरोहाबेन बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं लग रहा था। रावण की तरह एरोहाबेन भी एक सामान्य ड्रैगन की तरह नहीं लग रहा था। एरोहाबेन को केल की नज़र से शायद परेशानी हो रही होगी, जैसा कि उसने जल्दी से कहा। इसके अलावा मैं सिर्फ छोटे बच्चे को ही पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं किसी और को कुछ नहीं सिखाऊंगा, चाहे तुम कितनी भी विनती करो और विनती करो। वैसे मैं 20 बच्चों के बारे में थोड़ा उत्सुक हूँ, लेकिन नहीं। केल ने स्पष्ट रूप से समझ लिया। अगर हम भीख मांगेंगे और प्रार्थना करेंगे तो वह हमें सिखा देंगे। केल की नज़र रोजलिन और 20 बच्चों को देखने के लिए अपने समूह की ओर चली गई। रोजलिन ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराने लगी। रोजलिन ने भी, जैसा कि अपेक्षित था, समझ लिया था। केल के चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तुम ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हो? यह आपसे सहमत होने का मेरा तरीका है, एरोहाबेन ने। एरोहाबेन को ये बात संदिग्ध लगी। उसे नहीं पता था कि केल के दिमाग में क्या चल रहा था। केल इस बारे में सोच रहा था कि रावण और उसके समूह के अन्य लोग अगले 3 महीनों तक इस ड्रैगन से जो कुछ भी ले सकेंगे, ले लेंगे। उसने सोचा था कि यह ड्रैगन डरावना होगा, लेकिन यह एक अच्छा बूढ़ा आदमी निकला जो उनकी मदद करता रहा, भले ही वह बड़बड़ा रहा था। मानव, मुझे नहीं पता कि तुम फिर से ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हो, लेकिन तुम्हें जल्दी वापस जाना होगा। मुझे समझ आ गया। मैं बस कुछ लोगों को लेकर जाऊंगा और जल्दी ही वापस आऊंगा।
केल ने राउन के बार बार पूछे गए प्रश्न का उत्तर दिया, लेकिन अचानक उस समूह के बारे में सोचकर घबरा गया जो उसके साथ जंगल में जाएगा। अगले दिन केल को उस घबराहट का कारण पता चल गया। अपनी यात्रा का आनंद लो इंसान, कोई कदम मत उठाओ और फिर से चोटिल मत हो जाओ। वे एरोहाबेन की मांद के सामने खड़े थे। केल राउन की किसी भी चिंताजनक बात पर ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि वह इस समय गहरे विचारों में डूबा हुआ था। मुझे पता था कि कुछ अजीब था। केल की नज़र उस समूह की ओर गई जो उसके साथ जा रहा था। सबसे पहले 5 निषिद्ध क्षेत्रों में से एक, पथ ऑफ नो रिटर्न, से गुजरने के लिए उसे ऑन की जरूरत थी। ऑन इस समय हान को अलविदा कह रहा था। केल ऑन के पास से गुजरा और दूसरों की ओर चला गया। चोई हान, बीक्रोक्स और रॉन। यह एक ऐसा संयोजन था जिसके बारे में सोचकर वह कराहने से खुद को नहीं रोक सका। क्या मुझे इसके बजाय हंस को लाना चाहिए था? केल ने हंस के बारे में सोचा जिसे उसने ओबर इलाके में छोड़ दिया था। एक अनजान ठंड ने केल को ठंड लगने लगी और वह कांपने लगा। युवा मास्टर निम, क्या आप ठीक हैं? रॉन उसके पास गया और एक अच्छा बूढ़ा आदमी होने का नाटक किया। उद्धरण चिन्ह ... हाँ, मैं ठीक हूँ। मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। अगर तुम्हें बीमार महसूस होने लगे तो कृपया मुझे बता देना। रॉन ने अपनी सामान्य सौम्य मुस्कान बिखेरी। एक तरह से इस तरह के कुछ ही लोगों के साथ यात्रा करना अच्छा है। ऐसा करते हुए हमें काफी समय हो गया है। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। केल ने बीकरोक्स की ओर देखा, जो हमेशा की तरह सफेद दस्ताने पहने हुए थे, और इस सदस्य मेकअप के बारे में सोचना शुरू कर दिया। ऐसा लगता है कि यह कुछ बुरे काम करने के लिए एकदम सही टीम है। बीक्रोक्स ने शायद केल के चेहरे पर अनिश्चितता का भाव देखा होगा, क्योंकि उसने अपने हाथ झटक दिए थे और केल के पास पहुंचा था। युवा मास्टर निम, अब हमें बाहर निकलने में सक्षम होना चाहिए। हाँ, चलो चलें। राउन और अन्य लोगों ने अलविदा कहा और केल और समूह एक गांव की ओर बढ़ गए, जो वेपर किंगडम के दक्षिणी छोर पर स्थित था। ये पथ ऑफ नो रिटर्न के प्रवेश का स्थान था। बस बारिश होनी ही थी। ये पिछली बार जैसा ही है। केल की गोद में बैठी चांदी जैसी बिल्ली का बच्चा ऑन कोहरे को नियंत्रित करते हुए गुनगुनाने लगा। केल का समूह इस समय वापसी के बिना मार्ग पर चल रहा था। यहां तक कि बारिश भी इस अजीब कोहरे से छुटकारा नहीं दिला सकी। बारिश इतनी तेज थी कि केल को ऑन की गुनगुनाहट भी सुनाई नहीं दे रही थी। टपक टपक टपक। केल को अपने रेनकोट पर गिरती बारिश से परेशानी होने लगी थी। बीकरॉक्स धीरे धीरे केल के पास चला गया। देर हो रही है और बारिश भी तेज है। युवा मास्टर निम, मुझे लगता है कि जंगल में रात बिताना सबसे अच्छा होगा। केल ने अपना सिर हिलाया। चलो पिछली बार वाली गुफा में वापस चलें। ये पास ही है। केल ने देखा कि ऑन पुनः कोहरे को नियंत्रित कर रहा है, इसलिए उसने अन्य लोगों को भी उसका अनुसरण करने को कहा। रॉन, चोई हान और बीक्रोक्स सभी ने रेनकोट पकड़े और कईल के पीछे पीछे चल दिए। चोई हान कईल के पास गया और पूछा, क्या आप उस गुफा की ओर जा रहे हैं जहां आपने रानी लिटाना निम से मुलाकात की थी? हाँ, वही। यह एक यादगार जगह थी जहां केल ने एक अच्छा और परोपकारी व्यक्ति होने का दिखावा किया था। यह एक ऐसी जगह थी जहां उसने हर तरह की ऐसी हरकतें की थी जो वह नहीं था। उस जगह से मेरी कुछ अच्छी यादें जुड़ी हैं। उनको भी वही याद आ गई होगी, क्योंकि उसने अपना सिर हिलाया और कोहरे को नियंत्रित करना जारी रखा। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि हर कोई तेजी से चल रहा था, लेकिन जल्द ही उन्हें आगे गुफा दिखाई दी। ये वहां है। ऑन, जो गुफा की ओर इशारा कर रहा था, अचानक रुक गया। रॉन कईल के पास आया। लगता है वहां कोई है। गुफा से हल्की रोशनी निकल रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई पहले से ही गुफा के अंदर है। केल ने बोलना शुरू करने से पहले कुछ देर तक इस पर विचार किया। ऐसा लगता है कि अब कहीं और जाने के लिए बहुत देर हो चुकी है। चलो अभी वहीं चलते हैं। दूसरे स्थान की तलाश में जाना कष्टप्रद था। बारिश हो रही थी, अंधेरा था, उसे भूख लगी थी और वह अब और नहीं चलना चाहता था। चूंकि उनके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं थी, इसलिए उन्होंने कुछ अजनबियों के साथ एक रात बिताना बेहतर समझा। जैसी तुम्हारी इच्छा, केल निम। शुक्र है, मुझे वहां कोई मजबूत आभा महसूस नहीं हो रही है। चोई हान की टिप्पणी सुनने के बाद केल ने तुरंत जवाब दिया। चल दर। उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। टपक टपक। जैसे ही वे तेजी से गुफा की ओर बढ़े, बारिश ने उनके रेनकोटों पर जोरदार प्रहार करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे रोशनी तेज होने लगी और वे गुफा का प्रवेश द्वार देख पाए। मैं अंततः आराम कर सकता हूँ। केल उस विचार को मन में रखते हुए और भी तेजी से चलने वाला था जब उसने चोई हान की आवाज सुनी। उद्धरण चिन्ह ...
यह एक परिचित आभा है क्या? चोई हान की टिप्पणी सुनकर केल को गुफा का प्रवेश द्वार दिखाई देने लगा। वह एक छोटी सी आग देख सकता था जो गुफा के अंदर रोशनी फैला रही थी। अंदर दो लोग थे। बेटा, केल ने अपनी आंखें रगड़ी। कौन? आप कौन हैं? अंदर मौजूद लोगों में से एक ने कांपती आवाज में पूछा। एक कमजोर और मासूम सा दिखने वाला आदमी केल और बाकी लोगों को देख रहा था। उस आदमी की आंखें न सिर्फ पवित्र थीं, बल्कि उनमें आंसू भी थे, जिससे वह बहुत दयनीय लग रहा था। लेकिन समस्या यह नहीं थी, वह यहाँ क्यों है? मासूम दिखने वाले गोरे आदमी के बगल में एक गोरी औरत जमीन पर लेटी हुई थी। उसने उसे पहले भी देखा था। सुनहरे बालों वाली तलवार मास्टर, गुप्त संगठन का वह व्यक्ति जिसने रक्तपागल जादूगरनी रेडिका को मार डाला था। उस महिला के शरीर के कई स्थान काले रंग से रंगे हुए थे और वह बेहोश पड़ी थी। क्लैंग! एक बहुत ही धीमी आवाज कैले के कानों तक पहुंची। चोई हान ने अपनी तलवार म्यान से बाहर निकालना शुरू कर दिया था। केल को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उस पर मुक्का मारा हो। क्या तमाशा चल रहा है? उसी समय उसकी नज़र रॉन से मिली। क्या गलत? रॉन की नज़र से ऐसा लग रहा था कि वह यही पूछ रहा था। उस पर केल का मन साफ हो गया। ओह, ठीक है, वह महिला मेरा चेहरा नहीं जानती। गोरी तलवारबाज महिला केल का चेहरा नहीं जानती थी, या किसी और का चेहरा भी नहीं जानती थी। उसने उन्हें सिर्फ मुखौटे पहने हुए देखा था। उत्तम। केल ने चोई हान के कंधे पर हाथ रखा। चोई हान, अपनी तलवार दूर रखो। मुझे माफ करना, लेकिन केल ने चोई हान से फुसफुसाकर कहा, जिसने असमंजस में पढ़कर पूछा। अपनी आभा छिपाओ। यदि महिला देर से उठे तो उसे चोई हान की आभा महसूस हो सकती है। भ्रमित चोई हान की ओर देखने के बजाय केल ने बेहोश तलवार मास्टर और उसके बगल में बैठे सुनहरे मासूम दिखने वाले आदमी की ओर देखा। केल ने उस आदमी को देखकर धीरे से मुस्कुराया, जबकि ऑन केल की बाहों में म्याऊं कर रही थी। म्याऊं, वह कह रही थी कि यह वही है जो पिछली बार हुआ था। हालांकि केल को अभी उसकी राय की परवाह नहीं थी। चोई हान ने निश्चित रूप से कहा कि उन्हें गुफा के अंदर कोई मजबूत आभा महसूस नहीं हुई। इसका मतलब यह था कि सुनहरे बालों वाले तलवारबाज के विपरीत यह आदमी कमजोर था। केल ने अपने रेनकोट का हुड उतारा और उस गोरे आदमी से बात करना शुरू कर दिया। मुझे खेद है, क्या हमने आपको डरा दिया? यह एक सौम्य और गंभीर स्वर था। चोई हान उस स्वर से झेप गया। हालांकि रॉन उसी क्षण आगे बढ़ गया। रॉन, बीक्रॉक्स और ऑन तीनों ने वेल जनजाति के साथ मिलकर लड़ी गई लड़ाई के दौरान दुश्मन से कोई बातचीत नहीं की थी। यही कारण था कि वे सुनहरे रंग के तलवारबाज मास्टर का चेहरा नहीं जानते थे। हालांकि केल को इस बात की चिंता नहीं थी कि रॉन क्या कहेगा। मैं माफी चाहता हूं, हमारे युवा मास्टर निम का गार्ड अपने काम के प्रति बहुत समर्पित है। रॉन ने एक सेवक के रूप में अपनी भूमिका को कुशलतापूर्वक निभाते हुए गर्मजोशी से बात की। केल ने रॉन और फिर बीकरॉक्स से नजरें मिलाईं। पिता पुत्र की जोड़ी ने चुपके से केल की तरफ सिर हिलाया। हमें नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन फिलहाल हम साथ चलेंगे। ऐसा लग रहा था कि वे यही कह रहे थे। कितना विश्वसनीय! केल को अचानक लगा कि वे बहुत विश्वसनीय हैं। यह पहली बार था जब केल को वास्तव में यह सदस्य विन्यास पसंद आया।